ये कहाँ है? मैं एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का स्नातक छात्र हूँ। क्या मुझे देर रात तक जागकर अपनी थीसिस नहीं लिखनी चाहिए? और यह खूबसूरत महिला कौन है? गुआन गुआन जुई न्याओ जाई हेजी झो यो झाओ शू नु जुन जी हाओ छू। मैं साहित्य संकाय का एक मेधावी छात्र हूँ। मैं कैसे इस बेकार आदमी के शरीर में आ गया? मूल मालिक का परिवार बर्बाद हो गया था। वो लिन हवेली में रहता था। उसे लगा कि लिन छिंगू से शादी करने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। वो सचमुच एक प्यार में बेचारा था। यह मत सोचो कि तुमने झील में कूदकर आत्महत्या की है, तो मैं तुम्हें दया या सहानुभूति दिखाऊंगी और तुमसे शादी करने के लिए सहमत हो जाऊंगी। यह जेड पेंडेंट काफी महंगा होगा, है ना? तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के लिए मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि तुम कोई उपाधि प्राप्त करो। अभी मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ रही हूँ। मैं लिन छिंगू का पति केवल एक टॉपर हो सकता है। गू झाओ, मुझे दोष मत देना, तुम सचमुच बहुत निराशाजनक हो। असली वाला तो बस एक चमचा था। भले ही वो लिन छिंगू का मंगेतर था, फिर भी लिन छिंगू उसे नीचा दिखाती थी। उसने कभी उसका हाथ तक नहीं छुआ था। केवल परीक्षा पास करके ही वो लिन छिंगू से शादी कर सकता था। चमचागिरी करते करते अंत में कुछ नहीं मिला। अगर ऐसा है तो हम अपनी सगाई तोड़ देते हैं, अच्छे से अलग हो जाते हैं। क्या तुम सच में सहमत हो मुझसे सगाई तोड़ने के लिए? असली वाला चमचा था, लेकिन मैं चमचा नहीं हूँ। अगर तुमसे सगाई नहीं तोड़ूं तो क्या इसे नए साल के लिए बचा कर रखूं? यह नहीं कि मैं सहमत हूँ तुमसे सगाई तोड़ने के लिए, बल्कि मैं खुद तुमसे सगाई तोड़ रहा हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एहसान फरामोश, अगर उसकी और मैडम की सगाई न होती तो ऐसे आदमी को मैडम एक नजर भी नहीं देखती। पता नहीं किसने उसे ये सलाह दी है। पीछे हटकर आगे बढ़ना। सोचा होगा कि मैं उससे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। मुझे यकीन है कि आधे दिन के भीतर ही वो अपनी गलती मानने आ जाएगा। ये है एक प्राचीन विद्वान का कमरा। अरे, इतना साधारण। लगता है दामाद के रूप में जीवन आसान नहीं था। ये बिस्तर इतना कठोर क्यों है? मेरे स्प्रिंग बेड जितना आरामदायक नहीं। चांद धनुष जैसा मुड़ा हुआ है। मेरे विचार कितने उदास हैं। कब पति को बिस्तर पर साथ मिलेगा? सूरज चढ़ने पर पत्नी को गले लगाएगा। बाप रे, कोई आश्चर्य नहीं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी। देखो इस मूल मालिक ने क्या लिखा है। ये चिपचिपी बेतुकी कविता। इसे देखकर ही इस मूल मालिक के पास ज्ञान की कमी थी। एक मूर्ख। मैं कुछ आसान पंक्तियां लिखता हूं। मैं चीनी साहित्य का शोध छात्र, इतनी सारी तांग और सोंग कविताएं याद की हैं, यहाँ बर्बाद नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे बाजार में घूमना चाहिए। शायद कुछ पैसे कमाने का तरीका मिल जाए। चाय ठीक है, और ये मिठाई भी नई खरीदी हुई है। मैडम, आपके कहने पर जब मैं गू झाओ को देखने गई, उनके कमरे में कोई नहीं था। बस कुछ लिखी हुई कविताएं थी जो मेज पर रखी थी। उसने फिर प्रेम कविता लिखी। वो कब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएगा? इसे जला दो, मेरे पिता को मत दिखने देना। जी बड़ी मैडम, आप तो हमेशा कहती थी कि उसकी कविताएं बहुत अजीब हैं। मुझे खुद देखना है कि वो कितनी अजीब हैं। किसी को अमीर बनने की बात मत करो, एक सफलता के पीछे हजारों हड्डियां सूखती हैं। क्या शानदार कविता है। ये कविता उसने कैसे लिखी? मेरे ख्याल से उसने ये चुराई है। उसे बुलाओ और सामने सवाल करो तो सब साफ हो जाएगा। शियांग्यू, गू झाओ को यहाँ लाओ। जी। बुरी खबर मैडम, गू झाओ शराब पीने रेस्तरां गए हैं। वापस आते समय शराब के नशे में मैंने सरकारी दफ्तर का टैलेंट की तलाश का फरमान फाड़ दिया। गवर्नर पेई वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने देख लिया। गू झाओ को गवर्नर पेई सरकारी दफ्तर ले गए हैं। क्या गवर्नर पेई हमेशा से मेरे पिता के विरोधी रहे हैं और गू झाओ मेरे मंगेतर हैं? गवर्नर पेई शायद गू झाओ को नुकसान पहुंचाएंगे। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी सरकारी दफ्तर जाती हूँ। जी। शक्तिशाली।
टिड्डी दल के साल में 100 टाइल सोने में प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश है। टिड्डी दल को नियंत्रित करने का उपाय बताओ। इतनी बड़ी बात क्या है, थोड़ा जहर छिड़क दो, बात खत्म। मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। शराब के नशे में मैंने गलती कर दी, अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। हमारे राजवंश के कानून के अनुसार टैलेंट की तलाश का फरमान गलत तरीके से फाड़ने पर जेल होती है। गू झाओ मजिस्ट्रेट लिन के दामाद है। मजिस्ट्रेट लिन, आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, है ना? मैं इसे ठीक कर देता हूँ। मेरा और लिन चिंगू का सिर्फ रिश्ता है, शादी नहीं हुई है। और मैं कोई दामाद नहीं हूँ। किसी की इज्जत खराब मत करो। तो फिर एक बेसहारा आम आदमी इससे बेहतर है लिन हवेली का दामाद होना। ये पेई जी और मजिस्ट्रेट लिन चेंग एन के बीच पुरानी दुश्मनी है। वो इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। लिन चेंग एन पर आरोप लगाना चाहता है कि उसने कानून का दुरुपयोग किया है। मैं उसे अपनी इच्छा पूरी कैसे करने दे सकता हूँ? टैलेंट की तलाश का फरमान गलत तरीके से उजागर करना जेल की सजा है। लेकिन हमारे राजवंश के कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि शराब के नशे में टैलेंट की तलाश का फरमान उजागर नहीं किया जा सकता। अच्छी बातें नहीं सीखता, शराब पीकर दुख भूलना सीख गया। क्या तुम इससे मेरा ध्यान खींचना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। गवर्नर पे, क्या हमारे राजवंश के कानून में ये लिखा है कि शराब पीने वाला व्यक्ति टैलेंट की तलाश का फरमान उजागर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर गू झाओ के नशे में होने के बाद वो पत्र की सामग्री ठीक से नहीं देख पाया। उसने गलती से टैलेंट की तलाश का फरमान ले लिया। ये भी गैरकानूनी नहीं है, इसे अमान्य नहीं माना जा सकता। कृपया मजिस्ट्रेट गू झाओ को निर्दोष घोषित करें। मैंने इस चिंगू को कम आंका था। ये छोटी सी जुबान बहुत तेज है। महिला वकील बनकर मुकदमा लड़ने के लिए उपयुक्त है। गवर्नर पेई, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? निंग झाओ की पहली प्रतिभाशाली महिला होने के योग्य। यह वाक्पटुता अद्भुत है। मजिस्ट्रेट लिन, आपने वाकई एक अच्छी बेटी को जन्म दिया है। शराब के नशे में टैलेंट की तलाश का फरमान स्वीकार करने पर उसे जेल नहीं होगी, लेकिन अगर वह टिड्डी दल की समस्या हल नहीं कर पाया तो यह टैलेंट की तलाश का फरमान का अनादर होगा और राहत कार्यों में बाधा डालेगा। कानून के अनुसार उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये बूढ़ा आदमी गंभीर है। टिड्डी दल की समस्या जैसी इतनी बड़ी बात एक अकेला व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे हल कर सकता है? अगर यह क्षमता नहीं है तो उसे फरमान स्वीकार नहीं करना चाहिए था। लगता है इस बार गू झाओ को बचाया नहीं जा सकता। किसने कहा कि मैं टिड्डी दल की समस्या हल नहीं कर सकता? प्राचीन काल से यह टिड्डी दल एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ तक कि प्राचीन ग्रंथों में भी टिड्डी दल को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। लिन अंकल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि टैलेंट की तलाश का फरमान में जो कहा गया है कि अगर टिड्डी दल को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता है तो 100 टाइल सोना इनाम में मिलेगा। बेशक यह सच है। अगर कोई इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित करता है तो शाही दरबार निश्चित रूप से 100 टाइल सोना इनाम में देगा और बहुत आभारी होगा। तो ठीक है, मैं टिड्डी दल की समस्या को हल करने के लिए एक अच्छी रणनीति पेश कर सकता हूँ। गू झाओ, क्या तुम बहुत सीधा नहीं सोच रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बस कुछ भी कह दोगे और उसे टिड्डी दल की समस्या को हल करने के लिए एक अच्छी रणनीति मान लिया जाएगा? तो अब क्या करें? सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करो। 1 महीने के अंदर अगर टिड्डी दल की समस्या हल नहीं हुई तो तुम्हें सरेआम फांसी दे दी जाएगी। इतना बड़ा खेल। वो 100 सोने के सिक्के मुझे नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। अगर तुम सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो राहत कार्यों में बाधा डालने के अपराध में कानून के अनुसार तुम्हें फांसी दी जाएगी। गवर्नर पे, निंगझाओ के प्रशासनिक मामले मेरे पिता की जिम्मेदारी हैं। तुम केवल सैन्य मामलों के प्रभारी हो, तुम्हें प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता में अशांति है, डाकू घूम रहे हैं। एक गवर्नर के रूप में मुझे निश्चित रूप से फांसी देने का अधिकार है उन लोगों को जो राहत कार्यों में बाधा डालते हैं। अरे ठीक है, लड़ना बंद करो। क्या ये सिर्फ 30 दिनों के अंदर टिड्डी दल की समस्या को हल करना नहीं है? मैं इस सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करूंगा। ये गू झाओ कुछ बदल गया है। तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अभी सरकारी कार्यालय में ही सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तुम्हें अभी भी चाय पीने का मन है? 30 दिन तो छोड़ो, 3 महीने भी टिड्डियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। टिड्डियां एक प्राकृतिक आपदा हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। अरे उस समय पेई जी बहुत आक्रामक थे और यह गू झाओ, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसे केवल यह सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। मैं जानता हूँ कि यह एक अस्थायी उपाय है, लेकिन 30 दिनों के बाद पेई जी निश्चित रूप से गू झाओ को मार डालेंगे। हालांकि गू झाओ बेकार है, लेकिन आखिर वो मेरा मंगेतर है। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अरे मैं जानता था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम मुझे अपने मंगेतर को नहीं छोड़ सकती। इस समय भी तुम्हें मजाक करने का मन कर रहा है? अरे क्या ये सिर्फ टिड्डियों को नियंत्रित करना नहीं है? छोटी सी बात है, मुझ पर छोड़ दो। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास एक अच्छी योजना है। बेशक है, बस इन टिड्डियों को खा जाओ। देखो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कभी शहर से बाहर नहीं निकली हो। तुम नहीं जानती कि यह टिड्डी आपदा कितनी भयानक है।
और ये टिड्डियां जहरीली होती है, इन्हें खाया नहीं जा सकता। किसने कहा कि ये टिड्डियां ये खाने लायक नहीं है? और जो किताबों में लिखा है वो हमेशा सच नहीं होता। ये टिड्डे कई तरह के होते हैं, इनमें से ये। बस करो, तुम अभी कमरे में जाओ और सामान पैक करो। कोशिश करो कि ज्यादा सामान न ले जाओ। मैं शेन छांगलान को बुलाती हूँ, हम दोनों तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देंगे। यही एकमात्र तरीका है गुझाओ को बचाने का। अभी जब पेईजी बेखबर है, गुझाओ को शहर से बाहर निकालो। मैं तुरंत एक पत्र लिखती हूँ अपने शाही शहर के दोस्त को, तब तुम मेरा पत्र लेकर उनके पास चले जाना। वे मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे ये तो पूर्वाग्रह है। गाड़ी रोको, तलाशी लो। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की। श्रीमती शेन, शांत हो जाइए। हम भी बस आदेश का पालन कर रहे हैं। शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की कड़ी जांच, ताकि कोई चुपके से शहर से बाहर न जा सके। इस गाड़ी में मजिस्ट्रेट लिन की बेटी है। मैं अपनी दोस्त के साथ शहर घूमने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ तुम में से कौन मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत करता है। मुझे डर है कि इस गाड़ी में सिर्फ लिन मैडम ही नहीं है, कोई और भी है। मुझे डर है कि इस गाड़ी में सिर्फ लिन मैडम ही नहीं है, कोई और भी है। मैं किसके साथ शहर से बाहर घूमने जाऊं, इसका गवर्नर पेई से कोई लेना देना नहीं है। यह तो निश्चित है। मैं निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करूंगा शेन मैडम के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने की, लेकिन गुझाओ ने मेरे सामने सैन्य शपथ पत्र दिया है टिड्डी दल की समस्या को हल करने के लिए। यह मुझसे संबंधित है। मुझे चिंता है कि गुझाओ गाड़ी में छिपा हुआ है और भागने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर पेई, आप वास्तव में एक छोटे व्यक्ति के दिल से एक सज्जन के इरादों को माप रहे हैं। मुझे पता था कि मजिस्ट्रेट लिन कानून तोड़ेंगे और तुम्हें भागने में मदद करेंगे। कोई है, गुझाओ को पकड़ो। मैं देखती हूँ कौन गुझाओ को छूने की हिम्मत करता है। शेन छांगलान, भले ही तुम्हारे पिता महान जनरल हों, लेकिन गुझाओ एक अपराधी है। तुमने हिम्मत की एक अपराधी को भागने में मदद करने की। तुम्हारे पिता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। गवर्नर महोदय, आप कहते हैं कि गुझाओ एक अपराधी है? उसने क्या अपराध किया है? उसने सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं 30 दिनों में टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए। यदि वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उसका सिर काट दिया जाएगा। क्या 30 दिन पूरे हो गए हैं? हालांकि अभी नहीं हुए हैं, लेकिन गुझाओ भागने वाला है। मुझे उसे पकड़ना चाहिए और किसी और दिन उसका सिर काटना चाहिए। कौन कहता है कि वो भाग रहा है? हम शहर के बाहर खेतों में जा रहे थे टिड्डी दल की स्थिति देखने के लिए और नियंत्रण का तरीका खोजने के लिए। यह सिर्फ बहाना है। सबूत कहाँ है? ये कुदाल यही सबूत है। अगर मैं भागना चाहता तो इस कुदाल का क्या करता? गवर्नर पेई, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप किसी को मेरे पीछे लगा सकते हैं। मैं अपने अंगरक्षकों को दूर से तुम्हारा पीछा करने के लिए भेजूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम भागने की हिम्मत करोगे। तुमने कैसे अनुमान लगाया कि पेईजी हमें शहर के द्वार पर रोकेगा? मैंने इस्तेमाल किया 46 रणनीतियों में से मिंग शियू झानदाओ और आंडू चेन छांग। सतह पर तुम लोग मुझे भागने में मदद कर रहे थे, लेकिन वास्तव में मैं लिन अंकल की मदद कर रहा था महल में पेईजी के जासूसों का पता लगाने में। इसलिए पेई जी ने हमें शहर के द्वार पर रोका। इसका मतलब है कि लिन हवेली में एक जासूस है जो खबर दे रहा है। जैसे ही हमें पता चलेगा कि कौन हवेली से बाहर गया था, हम जासूस का पता लगा सकते हैं। जो कविता तुमने पहले लिखी थी वो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या तुम कलम छोड़कर सेना में शामिल होने पर विचार नहीं करोगे? मेरे पिता के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। वो इतना कमजोर है, वो सेना में कैसे शामिल हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ईर्ष्या कर रही है? मुझे कोशिश करने दो। किसने कहा कि मैं कमजोर हूँ? ये तो मेरी है असाधारण प्रतिभा। क्या तुम्हारी सेना पत्नियां देती है? अगर देती है तो मैं विचार कर सकता हूँ। हाँ, देती है। अगर तुम सेना में शामिल होते हो तो मैं कर सकता हूँ। क्या तुम्हारी छिंगू से सगाई नहीं है, फिर भी तुम शादी करना चाहते हो? उसने कहा कि उसका पति टॉपर होना चाहिए। मैं टॉपर नहीं बन सकता। मैंने कहा शुकाई या जुरेन भी चलेगा। लिन छिंगू, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें टॉपर ढूंढने में देरी ना हो, इसलिए हमें सगाई तोड़ देनी चाहिए। मैं सेना में शामिल हो जाता हूँ और मुझे एक सुंदर पत्नी भी मिल जाएगी। दर्द दर्द दर्द। तुम इसके लायक हो। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ रहा। छांगलान यही है। जारी रखो, तुम लोग जारी रखो, मानो मैं हूँ ही नहीं। लिन छिंगू, ये तो शेन छांगलान को जानबूझकर दिखा रही है ना? बस अपना अधिकार जताना चाहती है।
मैं गाड़ी से उतरता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। तुम लोग कौन हो? अरे यह मैडम, तुमने हमें लगभग टक्कर मार दी थी। क्या तुम्हें पहले हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी? क्या तुम्हें पता है गाड़ी में कौन है? शिंग शुंग। सू युन्याओ। शिंग शुंग, असभ्य मत बनो। मैं अपने शाही भाई के लिए आई हूँ निंजाओ में टिड्डी दल के प्रकोप की गुप्त जांच करने। इस व्यक्ति ने मेरा नाम पुकारा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे राजकुमारी के रूप में पहचान लिया है? तुम मुझे जानते हो? तुम वह नहीं हो, लेकिन तुम्हारा नाम भी सू युन्याओ है। मेरी यूनिवर्सिटी की उस कैंपस क्वीन की तरह बिल्कुल वैसी ही मुझे लगा था कि वह वापस आ गई है। कैंपस क्वीन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहते हो, तो उसके दिल में कोई और औरत है। मैं तो उससे मिलना चाहूंगी, उस सू युन्याओ से। तुम उससे कहाँ मिलोगे? वो तो समय यात्रा करके आया ही नहीं। मैं भी मिलना चाहूंगी। क्या वो सच में इतनी मिलती जुलती है? हम अब निंजाओ में नहीं हैं। हमें जल्दी से खेतों में जाकर देखना होगा कि टिड्डी दल का क्या हाल है। अगर मैं इस टिड्डी दल को ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपना सिर कटवाना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि निंजाओ आते समय तुम्हें बहुत ही शांत रहना होगा और किसी से झगड़ा नहीं करना है। सेवक अपनी गलती स्वीकार करता है। राजकुमारी, कृपया क्षमा करें। बाहर मुझे मिस कहकर बुलाओ। जी। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई टिड्डी दल को नियंत्रित कर सकता है। अगर वो सच में टिड्डी दल को नियंत्रित कर सकता है तो वो निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैं उसे शाही महल में ले जाऊंगी और अपने शाही भाई को सिंहासन पर बिठाने में मदद करूंगी। आज से इस प्रांत के सभी नागरिक जो 10 किलो टिड्डी पकड़ेंगे, उन्हें सरकारी गोदाम से 1 किलो बाजरा मिलेगा। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई पक्षपात नहीं। जब आओ तब बदलो। टिड्डी के बदले बाजरा? यह तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है? टिड्डियाँ कितने किलो हैं? ये लोग जो अनाज के बदले आए हैं, ये सब जवान और हटे कट्टे क्यों हैं? मुझे ये आपदा पीड़ित नहीं लगते, बल्कि सैनिक लगते हैं। मुझे तो सच में लगा था कि गुझाओ एक दुर्लभ प्रतिभा है जो सच में टिड्डी दल को नियंत्रित कर सकता है। तो असल में ये बस टिड्डियों के बदले अनाज ले रहा है। गवर्नर पेई तो निंजाओ के गवर्नर हैं। उनके पास सैन्य शक्ति है और वे हमेशा मजिस्ट्रेट लिन से असहमत रहे हैं। वे निश्चित रूप से इसमें बाधा डालेंगे। मेरे जाने से पहले शाही भाई ने मुझे बताया था कि गवर्नर पेई के मन में विद्रोह के विचार हैं। शायद वे टिड्डी दल का इस्तेमाल गड़बड़ी फैलाने के लिए करेंगे। उन्होंने मुझे गुप्त रूप से जांच करने को कहा था। सू मैडम, हमारा सच में भाग्य का साथ है। सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेंगे। मैं विशेष रूप से देखने आई थी कि गुझाओ टिड्डी दल को कैसे नियंत्रित करने वाले हैं। कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं। ये लोग जो अनाज के बदले आए हैं, ये आपदा पीड़ित नहीं लगते, बल्कि ये तो सैनिक हैं। सोचा नहीं था कि सू मैडम भी देख लेंगी। ये लोग आपदा पीड़ित नहीं लगते। सू मैडम, वाकई ये सिर्फ बड़ी छाती और खाली दिमाग नहीं है। ये सब तो सरकार द्वारा भेजा गया राहत अनाज है। अगर ये सब सैनिक ले गए तो पीड़ित क्या खाएंगे? सू मैडम, चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। क्या मैंने जो अनाज बदला वो सब रेत है? क्या यह नहीं कहा गया था कि 10 किलो टिड्डे 1 किलो बाजरे के बदले मिलेंगे? बाजरा कहाँ है? हमें 1 किलो अनाज मिलना ही चाहिए। हमने इतनी मेहनत से ये टिड्डे पकड़े हैं सिर्फ अनाज के बदले। अगर हमें 1 किलो अनाज नहीं मिला तो हम मजिस्ट्रेट लिन के पास जाएंगे और न्याय मांगेंगे। हाँ, सब एक साथ मजिस्ट्रेट के कार्यालय चलो। न्याय मांगो, न्याय मांगो, न्याय मांगो। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई शरारती व्यक्ति गड़बड़ न कर सके। कोई है? देवियों और सज्जनों, हमें खबर मिली है कि कुछ सैनिक पीड़ित बनकर टिड्डे पकड़ रहे हैं। सेना के अनुशासन को बनाए रखने के लिए अब इन सैनिकों को जो पीड़ित बनकर आए हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी विरोध करेगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। जनरल, आप गवर्नर पेई के अंगरक्षक हैं। वो मेरा कमरबंद नहीं है, मुझे यह मिला था। अगर तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं। तुम्हें जनरल के हवेली ले जाकर तुम्हारी पहचान अपने आप साफ हो जाएगी। इसे ले जाओ। जी। मैंने कहा था ना, मैं पहले से तैयार था। क्या तुम पैसे देने से मुकर रहे हो? मैं पैसे देने से नहीं मुकर रहा, मैं तो बस उनसे मुफ्त में काम करवा रहा हूँ। मैं तो बहुत नेक दिल हूँ। मैंने उनसे सिर्फ 1 दिन काम करवाया। क्या तुमने कभी सोचा है इन सैनिकों के पीछे का आदमी क्या इतनी आसानी से हार मान लेगा? बात करो शैतान की, शैतान हाजिर। सोचा नहीं था गवर्नर पे इतनी जल्दी आ जाएंगे। राजकुमारी, अब हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता चली? शाही परिवार के पास ही होता है ये बेहतरीन यांगजी जेड पेंडेंट। राजकुमारी की पहचान अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना?
राजकुमारी की सुरक्षा के लिए यह जेड पेंडेंट पहले मेरे पास रहेगा। अगर यह खो गया तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। अगर मैं 30 दिनों में टिड्डी दल को ठीक नहीं कर पाया तो मेरी जान भी नहीं बचेगी। यह आदमी मेरा है, श्रीमती शेन, इसे मुझे दे दो। गवर्नर पेई, आपने अपने सैनिकों को आपदा पीड़ितों का रूप धारण करने दिया। क्या आपकी सेना में भोजन की कमी है, इसलिए आप राहत सामग्री चुराने आए हैं? गुझाओ, तुम एक आम नागरिक हो। राहत सामग्री का दुरुपयोग करने की हिम्मत कैसे हुई? कानून के अनुसार तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। कोई है, उसे यही मार डालो। उसे छूने की हिम्मत किसने की? शेन चांगलान, मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करता हूँ, जो एक जनरल है, इसलिए मैं तुमसे विनम्र हूँ। इतनी ढीठ मत बनो, वरना मुझे तुमसे बुरा व्यवहार करने के लिए दोष मत देना। तुम छागलान, गवर्नर पेई, क्या वो मुझसे मजाक कर रहे हैं? वो निश्चित रूप से जानते हैं। ये घोषणा सरकारी कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस लिन अंकल की मदद कर रहा था, थोड़ी सलाह दे रहा था। बस एक छोटा सा सुझाव। मेरे पास राहत सामग्री का दुरुपयोग करने की कोई क्षमता नहीं है। राहत सामग्री का दुरुपयोग करने की कोई क्षमता नहीं है। गवर्नर पेई, क्या आप सबूत पेश करेंगे? यह राहत अनाज है, आपदा पीड़ितों को बचाने के लिए, लेकिन मजिस्ट्रेट लिन ने इसका दुरुपयोग किया। क्या मैंने लिन शेंगेन पर गलत आरोप लगाया? मुझे पता था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। यह मजिस्ट्रेट को फंसाने की योजना है। राहत अनाज के दुरुपयोग के आरोप में ये रेत मिला हुआ है। पुराना बाजरा, 1 किलो बाजरे में कम से कम आधा किलो रेत है। मुश्किल से जान बचाई जा सकती है। जो लोग इसे बदलने को तैयार हैं, वे भी आपदा पीड़ित हैं। लिन अंकल राहत कार्य कर रहे हैं। तुम कितनी भी चतुराई से बहस कर लो, यह राहत अनाज है। निंगजाओ के मजिस्ट्रेट के रूप में लिन शेंगेन राहत अनाज का दुरुपयोग किया। निंगजाओ के लाखों आपदा पीड़ितों की जान की परवाह नहीं की। चूंकि गवर्नर साहब जानते हैं कि यह राहत अनाज है, तो सैनिकों को क्यों भेजा आपदा पीड़ितों का भेष बनाकर राहत अनाज बदलने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नर साहब जानबूझकर निंगझाओ को भूख से मरवाना चाहते हैं? गवर्नर पेई, क्या आप स्वीकार नहीं करते कि यह आपके सैनिक हैं? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद उसे टिड्डियों के प्रकोप की चिंता थी। भूख हर जगह फैल गई है। निंगजाओ के लोगों के लिए उसने यह निजी तौर पर किया। हाय हाय, मैं भी निंगजाओ के लोगों के लिए हूँ। टिड्डियों का प्रकोप आ रहा है, लोग मुश्किल में हैं। निंगजाओ के गवर्नर के रूप में मेरा दिल दुखता है। मैं भी आपदा राहत में योगदान देना चाहता हूँ। तो गवर्नर पेई लोगों की परवाह करते हैं। छागलान, इन पकड़े गए सैनिकों को छोड़ दो। भले ही तुम्हें मेरे तैनात सैनिक मिल गए हों, तो क्या तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते? और मुझे एक अच्छा नाम भी मिला है कि मैं लोगों की परवाह करता हूँ। लिन शेंगेन को यह नुकसान उठाना ही पड़ेगा। गवर्नर पेई, निंगझाओ में टिड्डियों का प्रकोप है। मैं निंगझाओ के लाखों लोगों की ओर से गवर्नर पेई से अनुरोध करता हूँ, सैनिकों को टिड्डियों को पकड़ने के लिए भेजें। गवर्नर साहब, टिड्डियों को पकड़ने की कृपा करें। गवर्नर साहब, कृपया आपसे विनती है। भावनात्मक ब्लैकमेल में मैं बहुत माहिर हूँ। मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें पहले एक नुकसान उठाना सिखाऊंगा। तो यह लड़का मुझे यहाँ धोखा दे रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? जब तुम नाटक करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नाटक करूंगा। श्रीमान गु पहले उठे। हालांकि मैं निंगजाओ का गवर्नर हूँ, पर निंगझाओ की टिड्डी समस्या का समाधान हो गया। गवर्नर पेई की मदद के लिए धन्यवाद। गवर्नर साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं। मैंने नहीं किया। गवर्नर पेई बहुत बहादुर और न्यायप्रिय है। अब टिड्डी समस्या से निपटने के लिए लोगों की जरूरत है। क्या गवर्नर पेई अपनी सेना भेजने में मदद करेंगे? जब मजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा कहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो मैं 1000 सैनिक भेजूंगा राहत कार्यों में मदद के लिए। तो गवर्नर पेई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हें वाकई का मौका। गुजाओ, सैन्य शपथ पत्र मत भूलना। 30 दिन पूरे होने पर अगर तुम टिड्डी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान मेरी होगी, ठीक है? क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे साहब? छोड़ दूं? यह कैसे संभव है? मैं तुरंत शाही दरबार को लिखूंगा लिन शेंगेन को सजा देने के लिए राहत अनाज का निजी तौर पर दुरुपयोग करने के लिए राहत कार्यों में लापरवाही का अपराध। लिन शेंगेन, तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। गुझाओ, यह योजना बहुत अच्छी है। अगर हम 1 महीने और टिके रहे तो टिड्डी दल को नियंत्रित किया जा सकता है। अभी भी ये योजना बहुत अच्छी है कह रहे हो? तुम्हारी मौत करीब है और तुम्हें पता भी नहीं। तुम बस बेकार के विचार देते हो। ये बेकार का विचार कैसे है? क्या तुमने अभी पेई जी को नहीं देखा? कैसे वो चुपचाप चला गया? भले ही वो चला गया हो, लेकिन वो शाही दरबार को पत्र लिख सकता है मजिस्ट्रेट लिन पर राहत अनाज के गबन का आरोप लगाने के लिए। हमारे राजवंश में यह एक बड़ा अपराध है। वो बाजरा जिसमें रेत मिली हुई थी
और जिन्हें दिया गया था वे सभी आपदा पीड़ित थे। रेत मिला हुआ बाजरा, क्या वो राहत अनाज नहीं है? गवर्नर पेश शाही दरबार को पत्र लिख सकते हैं कि किसी ने राहत अनाज का गबन किया है। तब स्वाभाविक रूप से कोई पिता को महाराज को सलाह देगा। मजिस्ट्रेट लिन निश्चित रूप से पद से हटाकर जांच की जाएगी। मैडम जो कह रही है वह बिल्कुल सही है। मैं तुरंत महाराज को पत्र लिखूंगा इस मामले को स्पष्ट करने के लिए। लिन अंकल, आप महाराज को पत्र लिखेंगे लेकिन वो शायद विश्वास न करें, लेकिन एक व्यक्ति की बात पर महाराज निश्चित रूप से विश्वास करेंगे। कौन? वही है। वही है। मैं निंगझाओ का मजिस्ट्रेट आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इस बार निंगझाओ में चुपके से आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी पहचान जाने। आप उठिए। जी। आप अंकल लिन की मदद क्यों नहीं करते? अगर आप चाहते हैं कि मैं मदद करूं तो यह असंभव नहीं है, लेकिन मुझे देखना होगा कि टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रित करने का क्या असर होता है। अगर असर अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको और मजिस्ट्रेट लिन को एक साथ सजा दूंगी। आप अभी भी हंस रहे हैं? देखिए आपने मेरे पिता को क्या सलाह दी है, राहत अनाज के बदले टिड्डियाँ। अब देखिए पेई जी को बहाना मिल गया। अगर वो सम्राट को लिखता है और जिद करता है कि मेरे पिता ने राहत अनाज का इस्तेमाल किया है तो मेरे पिता को सजा कैसे मिलेगी? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यह मामला सुलझा लिया है। ये मिस दरबार में उनके लोग हैं, वो अंकल लिन को बेगुनाह साबित कर सकती हैं। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टिड्डियों के प्रकोप को हल किया जाए। अनाज के बदले राहत अनाज, ये तो बस एक अस्थायी उपाय है। यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इन बदले हुए टिड्डों को अभी भी तुरंत निपटाने की जरूरत है। मेरे पास एक और योजना है। वो योजना है इन सबको खा जाना। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? ये टिड्डे जहरीले हैं, इन्हें खाया नहीं जा सकता। तुम अभी भी इन्हें खाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? पत्नी जी, अभ्यास से ही सत्य की प्राप्ति होती है। ये चीज खाने लायक है या नहीं, कोशिश करने से ही पता चलेगा। तुम कैसे कोशिश करोगे? यह एक रहस्य है। काश बिजली होती, एक बारबेक्यू ग्रिल साफ और स्वच्छ होती। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत दूर से ही खुशबू आ रही थी। खुशबूदार है ना? अगर थोड़ा जीरा और डाल दें तो और भी खुशबूदार हो जाएगा। तुम बस आराम से रहो लिन अंकल के यहाँ। जो भी जरूरत हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें महल जैसा महसूस कराऊंगा। तुम बस आराम से यहाँ रहो। ये किस चीज का मांस है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। टिड्डे। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? तुमने राजकुमारी को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझे 10 हिम्मत भी दे दो, मैं उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता था कि उसे बारबेक्यू खिलाऊं। देखो वह कितनी खुशी से खा रही है। इतना हंगामा मत करो, तलवार नीचे रखो। राजकुमारी, टिड्डे जहरीले होते हैं। वो तुम्हें टिड्डे खिला रहा है, बस तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहन, तुम बार बार कहती हो कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसे असली नुकसान पहुंचाने वाला तुम हो। तुम बकवास कर रहे हो। आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और करीब आओ, और करीब। इस हवेली में गवर्नर पेई का जासूस है। 2 दिन पहले ही एक पकड़ा गया था। तुम बार बार राजकुमारी का नाम लेती हो। अगर उस पर नजर पड़ गई तो क्या होगा? अगर राजकुमारी की जान को खतरा हुआ तो क्या होगा? तो क्या करे? पहले तुम मेरे कंधे दबाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे सप्ताहांत में मालिश के लिए जाना पड़ता है। इस मालिश करने वाले का तरीका काफी पेशेवर है। इन टिड्डों का स्वाद वाकई अच्छा है, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही है। तुम खाने के बारे में जानते हो, थोड़ी शराब की कमी है। बारबेक्यू के साथ शराब मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। आओ आज रात हम तीनों खाते पीते बातें करेंगे। अच्छी बातें नहीं सीखते, बस वेश्यालय की बातें सीखते हो। शराब परोसने वालों के तरीके। पत्नी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खट्टी खट्टी बातें कर रही हो? कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? कौन है तुम्हारी पत्नी? हमारी अभी शादी नहीं हुई है। और वैसे भी मेरे पति अगर टॉपर भी न हो तो कम से कम एक विद्वान तो होंगे ही। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जो कहो वही सही। पत्नी जी, तुम मेरे बनाए हुए बारबेक्यू का स्वाद चखो। इस पर जीरा भी है, बहुत स्वादिष्ट है। ये कहीं भुना हुआ टिड्डा तो नहीं है? हाँ, ये टिड्डा ही है। किताबों में लिखा है टिड्डे जहरीले होते हैं। कम खाने से जहर का असर ज्यादा नहीं होता, लेकिन ज्यादा खाने से हल्का दस्त हो सकता है और गंभीर होने पर जान भी जा सकती है। ये बात तुम नहीं समझोगी। ये टिड्डे अकेले रहने वाले और झुंड में रहने वाले होते हैं। अभी के टिड्डे अकेले रहने वाले हैं। ये खाने लायक है और इसका मांस स्वादिष्ट है।
क्या तुमने अभी अभी इसे चखा नहीं? स्वाद कैसा था? स्वादिष्ट तो है, जैसे झींगा। हाँ, झींगा जैसा, बहुत स्वादिष्ट। ये भुने हुए झींगे जैसा लगता है, और इस बढ़िया शराब के साथ, क्या ये अद्भुत नहीं होगा? मैंने वास्तव में प्राचीन पुस्तकों में इसी तरह के दावे देखे हैं। जब टिड्डियां हर जगह नहीं थी तो उन्हें खाया जा सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया। अब मैं सोचता हूँ ये टिड्डियां वास्तव में खाने लायक हैं। अगर इसे बढ़ावा दिया जाए तो इन टिड्डियों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। मुझे डर है कि वे लोग इसे नहीं खाएंगे। टिड्डी दल एक प्राकृतिक आपदा है और लोग इससे डरते हैं। भले ही यह स्वादिष्ट और विषहीन हो, मुझे डर है कि वे इसे खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या यह आसान नहीं है? तो इन सभी छोटे बड़े अधिकारियों को आगे बढ़कर खाने दो। ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वे अधिकारी, वे अपनी जान की परवाह जरूर करेंगे। वे बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर उन्हें खिलाना है तो इसका भी एक तरीका है। एक चाकू निकालो और उनकी गर्दन पर रख दो। जो कोई भी खाने की हिम्मत न करे उसे एक ही वार में काट दो। मुझे लगता है कि तुम में महारानी बनने की क्षमता है। तुमने ज्यादा पी ली है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठीक है पत्नी, आज हम बस शराब पियेंगे और कुछ नहीं। लो एक और। महारानी, मुझे पसंद है। यह क्या हुआ? हम एक ही बिस्तर पर क्यों हैं? गू झाओ, तुम एहसान फरामोश हो। मैं चाहती थी कि तुम टॉपर बनो ताकि तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूं। मूर्ख। भले ही तुम शिवसाई परीक्षा पास न कर पाते, मैं फिर भी तुमसे शादी करती। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहते थे। शेन छागलान हो या वह सू युन्याओ भी, उनमें से कौन मुझसे बेहतर हो सकती है? तुम मुझसे सगाई तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। और सू युन्याओ से शादी करना मैं हरगिज नहीं करूंगी। तुमसे सगाई तोड़ना। मैं तुमसे सगाई नहीं तोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। सच में? बेशक सच में। आगे क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा हुआ कपड़े अभी भी हैं। शराब पीकर होश खो दिया, लगभग खुद पर काबू नहीं रख पाया था। चिंगवू। लिन चिंगवू से शादी करना यह मूल गू झाओ की इच्छा थी। मुझे उसकी मदद करनी होगी इस इच्छा को पूरा करने में। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। शराब पीने के बाद मैं उसके पास कैसे जा सकती थी? अगर यह बात किसी को पता चल गई तो क्या मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहूंगी? मैं तो उसकी मंगेतर हूँ। अगर किसी को पता भी चल गया तो इसमें क्या छिपाने वाली बात है? चचेरी बहन। गया काम से। चचेरे भाई, तुम शाही शहर में नहीं थे क्या? निंगझाओ कैसे आ गए? चचेरी बहन, मैं इस बार आपके लिए आया हूँ। मेरे टॉपर बनने के बाद मैंने वित्त मंत्रालय में पदभार संभाला। हालांकि मेरे मन में हमेशा आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन सरकारी काम बहुत था, मैं समय नहीं निकाल पाया। इस बार मैंने विशेष रूप से आवेदन किया निंगझाओ में राहत कार्य के लिए आने का। ये सिर्फ आपसे मिलने के लिए था, चचेरी बहन। मुझे पता है। अरे चचेरी बहन, क्या आपको अभी भी याद है जो आपने कभी कहा था? क्या कहा था? आपने कहा था कि आपका पति निश्चित रूप से एक टॉपर होना चाहिए। अब मैं टॉपर बन गया हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, चचेरी बहन। चचेरे भाई, आप क्या कह रहे हैं? मेरा पहले से ही एक पति है। क्या आप अभी भी उस गुझाव के बारे में सोच रहे हैं? वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानता। वो ग्रामीण परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। टॉपर की तो बात ही छोड़ो। चचेरी बहन, मैं हमेशा से आप पर मोहित रहा हूँ।
सूरज और चांद इसके गवाह है। चचेरे भाई कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। चचेरी बहन, तुम जरूर नाराज होगी। मेरे टॉपर बनने के बाद मैंने समय पर शादी का प्रस्ताव नहीं रखा है ना। चचेरी बहन, मुझे एक मौका दो। तुम ये आवारा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही अधिकारी को मारने की? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की? मैंने तुम्हें मारा, तुम इसके लायक हो। तुम्हें नपुंसक नहीं बनाया, ये तो मैंने तुम्हें बख्श दिया। तुम्हारा मेरी चचेरी बहन के साथ बस एक सगाई है, तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात मैं और चिंगवू पहले ही एक हो चुके हैं। चचेरी बहन, तुम इस आदमी के साथ एक हो चुकी हो? नहीं। हूँ। मेरी चचेरी बहन तो संतों की किताबें पढ़ती है, वो 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों को समझती है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये शर्मनाक काम। क्या 3 आज्ञाकारिता और 4 गुण? महिलाओं को भी पुरुषों की तरह होना चाहिए, टॉपर बनकर अधिकारी बनना चाहिए। पुरुष और महिलाएं समान है। हास्यास्पद, एक महिला टॉपर कैसे बन सकती है और अधिकारी तो बिल्कुल नहीं, जैसा कि संतों की किताबों में कहा गया है। मैं कल रात उसके साथ सोया था। तुम मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गुझाओ सोचेगा कि पुरुष और महिलाएं समान हैं। महिलाएं भी अधिकारी बन सकती हैं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी। यह व्यक्ति अजीब लग रहा है, लेकिन उसकी बातें प्रशंसा के योग्य हैं। बिल्कुल सही कहा, पुरुष और महिलाएं समान हैं। अगर पुरुष सम्राट बन सकते हैं तो महिलाएं महारानी क्यों नहीं बन सकती? थोड़ा और इंतजार करो, चिंगवू अभी आ रही है। हम पिताजी। चिंगवू, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक बात है जिस पर मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। शिएंटिंग ने कहा कि तुमने उससे वादा किया था कि जब वह टॉपर बन जाएगा तो तुम उससे शादी करोगी। क्या यह सच है? बकवास। गुझाओ से मेरी शादी पहले से तय है। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? चचेरी बहन, तुम ये बात कैसे भूल सकती हो? ये तुमने ही मुझे अपने मुंह से कहा था। तुम एक टॉपर से शादी करना चाहती हो। गुझाओ तो गांव की परीक्षा भी पास नहीं कर सकता। टॉपर की तो बात ही छोड़ो, मैं ही वो हूँ जिससे तुम्हें शादी करनी है। मैं चाहती हूँ कि गुझाओ टॉपर बने, न कि मैं किसी टॉपर से शादी करूँ। चचेरे भाई, इस बात को फिर कभी मत उठाना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं गुझाओ से शादी करूंगी। चचेरी बहन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो गुझाओ तो बिल्कुल बेकार है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है, तुम्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं लायक नहीं हूँ? क्या तुम हो? दीवार खोदना इतनी बेशर्मी से खोद रहे हो। क्या तुम इसे चखना चाहोगे? मैं ऐसा खाना नहीं खाता। चचेरे भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसे चख कर देखो। चूंकि चचेरी बहन मुझे चखने के लिए कह रही है, तो चचेरा भाई स्वाभाविक रूप से बात मानेगा। सच में यह वाकई स्वादिष्ट है। कजिन, यह मुझे याद दिलाता है जब हम बच्चे थे और साथ में झींगे भुना करते थे। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। गुझाओ, क्या तुमने देखा? मैं और कजिन बचपन के दोस्त हैं। अगर तुम ना होते तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। सपने देखना बंद करो। कल रात मैं और लिन चिंगवू पहले ही शादी करने का फैसला कर चुके हैं। जैसे ही मैं इस टिड्डी संकट को हल करूंगा, हम शादी कर लेंगे। चिंगवू, क्या यह सच है? यह तो अच्छी खबर है। तुम दोनों की तो पहले से ही सगाई हो चुकी थी। अगर यह शादी हो जाती है तो यह मेरे मन का एक बोझ भी हल्का कर देगा। टिड्डी संकट को हल करने के लिए क्या तुम सच में अनाज के बदले टिड्डियां दोगे? ये योजना मूर्खतापूर्ण है। किसने कहा कि यह सिर्फ अनाज के बदले टिड्डियां देने के बारे में है? ये सिर्फ आपदा पीड़ितों की मदद के लिए है। ये टिड्डी संकट को हल करने के लिए नहीं है। अगर तुम इस टिड्डी संकट को हल करना चाहते हो तो तुम्हें टिड्डियां खानी होंगी। टिड्डियां खाने लायक नहीं होती। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? और तुम टिड्डी संकट को हल करना चाहते हो? यह वाकई हास्यास्पद है। किसने कहा कि टिड्डियां खाने लायक नहीं है? तुम अभी तो बड़े मजे से खा रहे थे। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुमने अभी तो तारीफ की थी कि भुनी हुई टिड्डियां झींगे जैसी लगती हैं। मैं सरकार का एक अधिकारी हूँ, तुम एक मामूली आम आदमी हो। सरकारी अधिकारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जेल जाने की तैयारी करो। ये नाटक बंद करो। किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाना है? तुम अभी बिल्कुल ठीक तो हो। मामा जी, टिड्डियां जहरीली होती हैं, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। मैं इस बार सरकार की ओर से राहत कार्य के लिए आया हूँ, मामा जी की मदद करने के लिए, निंगझाओ की टिड्डी आपदा को रोकने के लिए। मामा जी कृपया ध्यान न दें गुझाओ के झूठ पर। ये शिएंटिंग, तुम अभी निंगझाओ आए हो। पहले थोड़ा आराम कर लो, बाद में हम राहत कार्यों पर चर्चा करेंगे। अगर गुझाओ नहीं मरा तो मुझे लिन चिंगवू कभी नहीं मिलेगी। लगता है मुझे पेई जी के हाथों का इस्तेमाल करके
गू झाओ को खत्म करना होगा। मामा जी, तो मैं चलता हूँ। अरे यार, इस सफर में इतना हिला कि मेरी कमर टूट गई। लगता है निंजाओ की सड़कें बननी चाहिए। अमीर बनने के लिए पहले सड़कें बनाओ। अरे ये तो सही बात है। पहले युद्धों में पहले अनाज के रास्ते बनाए जाते थे। युद्ध जीतने के लिए पहले अनाज के रास्ते बनाओ। यह वाकई एक शानदार योजना है। छांगलान ने तो बस यूं ही कह दिया, तुम इसे गंभीरता से मत लो। शिंगवू, तुम नहीं समझती। गू झाओ जो कह रहा है वो सब सैन्य रणनीति है। अरे पत्नी, तुम बताओ, ये पेईजी तुम्हारे चचेरे भाई के स्वागत के लिए दावत दे रहा है, मुझे क्यों बुलाया? तुम किसे पत्नी कह रहे हो? हमारी अभी शादी नहीं हुई है। ओह प्रिय, पिताजी। यह यात्रा थका देने वाली रही होगी। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो एक अज्ञात पहचान वाली अजनबी महिला है। मेरे घर में रहने के अलावा पिताजी उसे दावत में भी लाए हैं। अगर सू युन्याओ का लिन अंकल से कोई संबंध नहीं है तो लिन अंकल क्यों उसे लिन हवेली में रहने देंगे? कहीं वो लिन अंकल की नाजायज बेटी तो नहीं? ये अरे तुम सब अंदाजा लगाना बंद करो। मैं अपनी ईमानदारी की गारंटी देता हूँ, सू युन्याओ बिल्कुल नहीं है लिन अंकल की नाजायज बेटी। नाजायज बेटी नहीं है? कहीं वाह, लिन अंकल की प्रेमिका तो नहीं? ये बिल्कुल असंभव है। मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। बेशक यह असंभव है, ये सू युन्याओ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिता उनका इतना सम्मान करते हैं। याद रखना, कुछ भी अनाप शनाप मत कहना। इसे गुप्त रखना, वरना हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कौन है? अरे तुम बस पूछो मत। संक्षेप में, भविष्य में तुम उसका थोड़ा सम्मान करना। मैं एक जनरल की बेटी हूँ। छोड़ो कि वो एक व्यापारी की बेटी है, भले ही वो एक राजकुमारी हो। मैं शेन छांगलान नहीं डरती। कौन है? आज मैंने एक दावत रखी है, ल्यू साहब का स्वागत करने के लिए। निंग झाओ में आपदा राहत के लिए आए हैं। मुझे लगता है टॉपर ल्यू साहब की मदद से निंग झाओ में टिड्डी दल की समस्या का समाधान हो सकता है। टिड्डी दल एक प्राकृतिक आपदा है। सभी राजवंशों में कोई इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया। टिड्डी दल का हमला होता है तो हर तरफ भूख से मौत हो जाती है। इसलिए अनाज ही सबसे जरूरी है। अगर अनाज होगा तो लोग भूख से नहीं मरेंगे, तब निंगझाओ में शांति रहेगी। मजिस्ट्रेट लिन, आपने भी सुन लिया कि अनाज ही सबसे अहम है। लेकिन मजिस्ट्रेट लिन, आपने एक कमीने की बातों में आकर राहत का वो सारा अनाज टिड्डियों के बदले दे दिया। क्या मजिस्ट्रेट लिन, आप टिड्डियों के हमले के बाद निंगझाओ में भूख से मरते लोगों का मंजर देखना चाहते हैं? पेईजी, क्या आप इस भोज में मेरे पिताजी पर हमला कर रहे हैं? अरे ये मामला अपने पति पर छोड़ दीजिए। अरे पेईजी, ये तो बस एक खाने की दावत है, तुमने तो इसे जाल बिछा रखा है। आखिर तुम एक गवर्नर हो, तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है? सबके सामने मुझे कमीना बोला? क्या ये कोई इंसान बोलता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरा अपमान करने की? शाही अधिकारी कोई है, इसे पकड़ो। रुको गवर्नर पेई, क्या आप तिल का ताल नहीं बना रहे हैं? दावत में इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? ल्यू साहब, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जरूर नहीं, ल्यू साहब की स्वागत दावत में बखेड़ा नहीं करेंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट लिन, आपको भी अपने दामाद को अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। उसे अपने दामाद होने का फायदा उठाकर मनमानी नहीं करनी चाहिए। पेईजी, ये बूढ़ा लोमड़ी जानबूझकर यह जाल बिछाया है। वो लिन अंकल पर आपदा राहत में नाकामी का आरोप लगाना चाहता है। अरे गवर्नर पेई, आप भूले नहीं होंगे कि हमने सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगर मैं इन 30 दिनों के भीतर टिड्डी दल को नियंत्रित नहीं कर पाया तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं जैसे मुझे रोक रहे हो टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रित करने से। मैं निंगझाओ के लोगों के लिए चिंतित हूँ। तुम राहत सामग्री के बदले टिड्डियों का व्यापार कर रहे हो। राहत सामग्री के बिना टिड्डियों के प्रकोप के बाद निंगझाओ में हर जगह भुखमरी फैल जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि टिड्डियों का प्रकोप निश्चित रूप से होगा? टिड्डियों का प्रकोप शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में टिड्डियों को पकड़ो और इन टिड्डियों को खा जाओ। इस तरह लोगों को भी खाने को मिलेगा।
क्या यह अच्छा नहीं है? टिड्डियां खाने योग्य नहीं है। गू झाओ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? फिर तुम टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रित करने की बात कैसे करते हो? टिड्डियां जहरीली होती है। पहले भी अकाल पीड़ित भूख के कारण टिड्डियां खा चुके हैं। हल्के में दस्त और गंभीर मामलों में मौत हो जाती है। गंभीर मामलों में मौत हो जाती है। तुम लोगों को टिड्डियां खाने को कह रहे हो, ये तो स्पष्ट रूप से उनकी जान लेना है। हाँ, ल्यू साहब सही कह रहे हैं। पुरानी किताबों में पहले ही दर्ज है कि टिड्डियां एक प्राकृतिक आपदा है। कोई भी इंसान उन्हें नहीं खा सकता। टिड्डियां वास्तव में खाने योग्य नहीं एज। कभी नहीं सुना कि कोई टिड्डे खाता हो। इतिहास में कोई भी इस टिड्डी दल को नियंत्रित नहीं कर पाया। ये टिड्डे खाने लायक नहीं है। अरे, किसने कहा कि टिड्डे नहीं खा सकते? जिस टॉपर की आप बात कर रहे हैं उसने आज टिड्डे खाए हैं और उसे स्वादिष्ट भी लगे। मुझे तो आपने धोखा दिया था। मैंने अभी तक आपसे मुझे जहर देने का हिसाब नहीं लिया है। टॉपर, मुझे लगता है कि आप बस एक बेकार टॉपर हैं। टिड्डे दो प्रकार के होते हैं, हरे और काले। टिड्डी दल के प्रकोप से पहले के टिड्डे हरे होते हैं। वे न केवल खाने योग्य होते हैं बल्कि एक स्वादिष्ट व्यंजन भी होते हैं। केवल काले टिड्डे खाने योग्य नहीं होते, वे जहरीले होते हैं। अभी के टिड्डे सभी हरे हैं तो निश्चित रूप से खाने योग्य हैं। हम बकवास, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। निंजाओ आने से पहले मैंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं देखा। ल्यू साहब एक टॉपर है। उनका ज्ञान क्या यह गुजाओ जैसे इंसान की बराबरी कर सकता है? ल्यू साहब कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखा, तो यह पक्का गुजाओ की बकवास है। मैंने किताबों में जरूर देखा है हरा और काला टिड्डी होने की बात। हरा खाने लायक है, काला खाने लायक नहीं। लेकिन किताब में विस्तार से नहीं बताया गया इन दोनों टिड्डियों में फर्क कैसे करें। भले ही ऐसा हो, किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है कि काली और हरी टिड्डियों में फर्क है। यह नहीं बताया कि उन्हें कैसे पहचाने। मुझे कैसे पता चलेगा कि गुझाओ सच बोल रहा है या झूठ? ये तो बहुत आसान है। मुझे पहले से पता था कि तुम बहाना ढूंढोगे, इसलिए मैं सैंपल लेकर आया हूँ। सच में किताब में लिखा वही है, हरी टिड्डी खाने लायक है। तुम्हें नहीं पता, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि तुम टॉपर तो अपनी मेहनत से बने नहीं हो। कहीं तुमने धोखाधड़ी तो नहीं की? मैं एक टॉपर हूँ और गुझाओ से भी कमतर निकला, जो एक बेकार इंसान है। उसे तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि दावत का फायदा उठाकर सबके सामने गुझाओ की बेइज्जती करूंगा ताकि मेरी कजिन उसे और नफरत करे और मेरी बाहों में आ जाए। अब तो देखो क्या हो गया। गुझाओ ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। गुझाओ, तुम बेकार हो। इतना इतराओ मत। मैं कम से कम एक टॉपर हूँ। तुम क्या हो? 3 बार परीक्षा दी, तीनों बार खाली हाथ लौटे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम किस हक से कहते हो कि गुझाओ बेकार है? उसकी सैन्य प्रतिभा तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी से कहीं ज्यादा है। उससे माफी मांगो। मैं एक शाही अधिकारी हूँ, मैं उससे माफी मांगू? तुम अरे छागलान, मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं। चूंकि उसे लगता है कि वह एक टॉपर है और मैं बेकार हूँ, तो मैं उससे मुकाबला करूंगा। कविता में मेरे चचेरे भाई एक टॉपर हैं। गुझाओ तो एक विद्वान भी नहीं है। वो मेरे चचेरे भाई से कैसे मुकाबला करेगा? मैं उसे हारते हुए नहीं देख सकती। गुझाओ, अगर उसे जीतने का पूरा भरोसा नहीं होता तो वो ल्यू शिएंटिंग से मुकाबला नहीं करता। मुकाबले के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गुझाओ पर इतना भरोसा नहीं करती? तुम मुझसे मुकाबला करोगे? मैंने गलत तो नहीं सुना? तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने 3 बार परीक्षा दी और हर बार फेल हुए एक बेकार इंसान हो, और टॉपर मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम डर गए हो। मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। यह मैंने सुना है। सबसे हास्यास्पद बात है, तुम हिम्मत कैसे करते हो सवाल उठाने की मुझ जैसे टॉपर पर? मैं 3 साल की उम्र में कविताएं लिखता था, 7 साल की उम्र में धारा प्रवाह बोलता था, 12 साल की उम्र में। अरे, 12 साल की उम्र में चांसलर बन गए? वो तो गान लुओ था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? हम 7 कदम में कविता लिखने का मुकाबला करेंगे। देखते हैं कौन 7 कदम के अंदर कविता नहीं लिख पाता। 7 कदम में कविता लिखना ही तो है। ये तो बहुत आसान है जहाँ तक तुम्हारी बात है। तुम बेकार इंसान, क्या तुम 7 कदम में कविता लिख सकते हो? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम शर्त लगा रहे हैं तो हमें किसी चीज पर शर्त लगानी चाहिए, ठीक है? हर कोई एक चीज निकालेगा। अगर हार गए तो विजेता को भुगतान किया जाएगा उसी मूल्य की वस्तुओं के लिए चांदी। आपको कैसा लगता है? मुझे पता था तुम लालची हो। क्या तुम बस कुछ पैसे जीतना चाहते हो? मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। यह 1000 चांदी का बिल है। अगर तुम जीतते हो बिल तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम हारते हो तुम्हें मुझे देना होगा 1000 चांदी। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? क्या हिम्मत नहीं है? लेकिन गुझाओ, तुम पीछे हटना चाहते हो? मेरे साथ कविता करने की हिम्मत नहीं है? बेशक नहीं। मुझे डर है कि तुम हार जाओगे और भुगतान नहीं करोगे। मैं एक शाही अधिकारी हूँ, क्या मैं भुगतान नहीं करूंगा? ये हास्यास्पद है। अरे, यह जरूरी नहीं है। अगर तुम हार गए और भुगतान नहीं किया, जब तक गवर्नर पे उसकी गारंटी देते हैं, अगर वह हार जाता है गवर्नर पे गारंटी देते हैं मुझे चांदी का भुगतान करें। गुझाओ, क्या तुम्हें लगता है क्या ल्यू साहब भुगतान नहीं कर सकते? उसकी कोई साख नहीं है। हाँ, तुम सच में ल्यू साहब को हराना चाहते हो? ठीक है, मैं ल्यू साहब की गारंटी लेता हूँ। अगर ल्यू साहब हार गए तो मैं पैसे दूंगा। यहाँ मौजूद सभी ने सुन लिया है ना?
अगर मैं जीत गया, गवर्नर पेई ने गारंटी दी है कि वो मुझे उसी मूल्य के चांदी के सिक्के देंगे। वो क्या है? लगता है ये एक जेड पेंडेंट है। वो सच में मेरा जेड पेंडेंट है। पहले कौन आएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन अंकल, आप विषय दें। मैं और यू शेंटिंग 7 कदम में कविता बनाएंगे। तो फिर विषय भाई होगा। सेम की फलियां जलाने के लिए सेम के डंठल जलाए जाते हैं। सेम की फलियां बर्तन में रोती हैं। हम एक ही जड़ से पैदा हुए हैं, तो एक दूसरे को इतनी जल्दी क्यों सताते हैं? वाह, क्या कविता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में 7 कदम में कविता बना लेगा। शायद मैंने उसे बहुत ज्यादा मजबूर किया था, इसलिए वो परीक्षा पास नहीं करना चाहता था। अब तुम्हारी बारी है। एक ही शाखा से जुड़े हुए। तूफान में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कितनी बेशर्मी है। लोग कहते हैं 7 कदम में कविता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम 7 कदम चलो, बल्कि 7 कदम चलने के समय में कविता बनाना है, और यह टॉपर है। शर्मनाक। समय ने बालों को सफेद कर दिया, गहरा प्यार सागर सा साफ है। वाह कविता। इस बार टिड्डियों को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। तुम दोनों एक साथ 4 पंक्तियों की कविता बनाओ। जो पहले बनाएगा वह जीतेगा। आकाश को ढकने वाले काले बादल, लोहे के कवच वाले सैनिक फसलों को नष्ट करते, पेड़ों को तोड़ते, बिजली की तरह चलते। अगर स्वर्ग का देवता टिड्डियों के इरादे पर दया करे तो हवा की शक्ति उधार दे, ताकि खेती को नुकसान न हो। बहुत अच्छे। यह वही आदमी है जिसे मैंने पसंद किया है। प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री बनने की क्षमता। वो मेरा मंगेतर है। जहाँ तक मुझे पता है तुम उसे पहले पसंद नहीं करती थी और उससे सगाई तोड़ने का इरादा रखती थी। मैंने और उसने पहले ही शादी का फैसला कर लिया है। हमने तय किया है कि टिड्डी संकट हल होते ही हम शादी कर लेंगे। सुयुन्याओ जी, कृपया मेरे पति के बारे में न सोचें। अगर मैं फिर भी सोचना चाहूँ तो? अपनी मर्यादा में रहें। मैं हार मानती हूँ। तुम मुझसे हार गई, कोई शर्म की बात नहीं। आखिर मैं भी साहित्य संकाय का एक मेधावी छात्र हूँ। तुम्हारे इस पानी वाले टॉपर से कहीं बेहतर हूँ। हम कृपया गवर्नर पेई, इसे खोलकर सबको दिखाएं कि यह क्या है। मुझे लगा था कि गुझाओ कोई दुर्लभ चीज लाएगा, लेकिन यह तो बस एक साधारण जेड पेंडेंट है। मुझे लगता है यह सिर्फ कुछ दसियों चांदी के सिक्कों का है। मुझे इस गारंटर को इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। ल्यू शियंटिंग का 1000 चांदी के सिक्कों का नोट काफी है। बूझाओ, मेरा नोट तुम्हें दे दिया। जल्दी से अपना जेड पेंडेंट लो और यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे ये महज 1000 चांदी के सिक्के काफी नहीं हैं। गवर्नर पेई, तुम मत भूलो, तुम उसके गांटा हो। अगर यू शेंटिंग भुगतान नहीं कर पाया तो तुम्हें उसकी जगह भुगतान करना होगा। गुझाओ, तुम्हारा यह जेड पेंडेंट महज कुछ दसियों चांदी के सिक्कों का है। तुम कह रहे हो कि 1000 चांदी के सिक्के भी काफी नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग अंधे हैं? बूझाओ, मुझे पता है कि तुम हमेशा से मेरे चाचा के घर में रहते हो। गरीब होना सामान्य है, लेकिन तुम इतनी बड़ी रकम की मांग करके मुझे सबके सामने ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम लोग कह रहे हो कि यह जेड पेंडेंट सिर्फ कुछ दसियों चांदी के सिक्के का है? यह जेड पेंडेंट अनमोल है, हजारों सोने के सिक्कों के बराबर है। हजारों सोने के सिक्के? क्या मैंने गलत सुना? तुम्हारा ये टूटा हुआ जेड पेंडेंट हजारों सोने के सिक्कों का है? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। लगता है तुम्हें ज्यादा यकीन नहीं है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। तो ऐसे में हम एक बार फिर शर्त लगाते हैं। इसी जेड पेंडेंट पर शर्त लगाते हैं कि क्या ये हजारों सोने के सिक्कों का है या नहीं। अगर तुम हार गए तो मौके पर ही कुत्ते की तरह भौंकोगे। ठीक है, शर्त लगा सकते हैं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें एक बेघर कुत्ते की तरह मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कृपया मजिस्ट्रेट लिन, इस जेड पेंडेंट की पहचान करने में मेरी मदद करें। यह ल्यू शियंटिंग वाकई मूर्ख है। राजकुमारी के जेड पेंडेंट को भी नहीं पहचानता। अच्छा हुआ चिंगवू उसे पसंद नहीं करती, वरना देर सवेर हमारे लिन परिवार को भी मुसीबत में डाल देता। बूझाओ, तुम मेरे चाचा को और परेशान मत करो। अब तुम मेरी टांगों के नीचे से निकल जाओ, और मैं तुम्हें जो चांदी का बिल दे रहा हूँ उसे लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम्हें यह आत्मविश्वास किसने दिया कि तुम निश्चित रूप से जीतोगे? यह जेड पेंडेंट अत्यंत मूल्यवान है, 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भी कहीं ज्यादा। मुझे लगता है यह 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लायक है। चाचा, ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक जेड पेंडेंट है। ये 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के लायक कैसे हो सकता है? यह युन्याओं का जेड पेंडेंट है। यह वाकई राजकुमारी का जेड पेंडेंट है। ये कैसे संभव है? शर्त हार गए तो मान लो। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूरी नहीं हैं, लेकिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे जरूर मिलनी चाहिए।
मुझे लगता है वो इसे नहीं निकाल पाएगा। गवर्नर पेई, आप उसके गांठ हैं, आप इससे मुकरेंगे तो नहीं? जब मैंने वादा किया है तो मैं उसे पूरा भी करूंगा। बाद में मैं 1000 ताले सोना भेजने के लिए किसी को भेजूंगा आपकी हवेली में। अरे गवर्नर पेई कितने सीधे हैं। तो मैं पहले घर जाता हूँ और आपके सोने का इंतजार करता हूँ। और हाँ ल्यू शेंटिंग, तुम्हें अब कुत्ते की तरह भौंकने की जरूरत नहीं है। जब तुम मुझे अगली बार देखो तो अपनी पूंछ दबाकर चलना। काश मेरे पास डिटेक्टर होता ये देखने के लिए कि यह सच में सोना है या नहीं। पेई जी, वो बूढ़ा दूध, पता नहीं वो इसमें मिलावट करेगा या नहीं। मुझे तुम्हारे सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें मुझे चोर की तरह देखने की जरूरत नहीं है। औरतों की जुबान, धोखेबाज भूत, जो कोई भी उन पर विश्वास करता है वो मूर्ख है। ये तो मेरी जान बचाने वाला सोना है। इस सोने के बिना मैं निंगझाओ के टिड्डी संकट को ठीक नहीं कर पाऊंगा। अरे राजकुमारी, आप ये क्या कर रही हैं? यह मत सोचो कि तुम राजकुमारी हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। मैं राजकुमारी हूँ। आप जिस महारानी की बात कर रही हैं उसमें मेरी बहुत दिलचस्पी है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे लगा क्या बात है, तो ये बात है, आप महारानी बनना चाहती हैं, है ना? यह असंभव नहीं है। आपका मतलब है आप मुझे महारानी बनने में मदद कर सकते हैं? बात करते समय हाथ पैर मत चलाओ। आपको महारानी बनने में मदद करना असंभव नहीं है। बस आपको मुझे इस वर्तमान संकट से निकालने में मदद करनी होगी। ये पेई जी मुझे हर दिन मारना चाहता है। मुझे लगा क्या बात है। यह मामला आसान है। मैं इस बार महल से बाहर आई हूँ अपने शाही भाई की मदद करने के अलावा निंजाओ की आपदा की जांच करने के लिए। मेरा इरादा ये भी है कि मैं अपने लिए एक राजकुमार का पति ढूंढूं। इस राजकुमारी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मैं तुम्हें राजकुमार का पति बनाना चाहती हूँ। राजकुमारी, मुझे माफ करना। हिम्मत कैसे हुई? तुम इस राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राजकुमारी, क्या आप किसी राजकुमार के पति को नहीं ढूंढ रही थी? बातचीत हो सकती है। राजकुमार का पति? कैसा राजकुमार का पति? लिन चिंगवू, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो मैं सीधे सीधे कहूंगी, मैं इस राजवंश की राजकुमारी सु युन्याओ हूँ। मुझे गुझाओ पसंद है। मैं उसे अपना राजकुमार का पति बनाना चाहती हूँ। मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम राजकुमारी सु युन्याओ हो। राजकुमारी महोदया, चूंकि आप मेरे पति को अपना राजकुमार का पति बनाना चाहती हैं, तो क्यों न बैठकर शर्तों पर बात करें? अगर शर्तें सही हुई तो मैं उसे छोड़ सकती हूँ। अरे लिन चिंगवू, तुम सच में एक स्वार्थी इंसान हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। पतिदेव, तो क्या तुमने कभी मुझसे सच कहा है? तुम आखिर कौन हो? क्या लिन चिंगवू ने अंदाजा लगा लिया कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके जमाने के लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ? हाँ, मैं समझा नहीं। मैं ही तो हूँ गुझाओ। तुम तो पहले एक लेख भी नहीं लिख पाते थे। तुम्हारा सारा ध्यान बस मुझसे शादी करने पर था और तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं थी। लेकिन अब तुम युद्ध कला में निपुण हो और तुम्हारी साहित्यिक प्रतिभा भी कमाल की है। तुम अब वो गुझाओ नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। तुमने मुझसे और कितनी बातें छिपाई हैं? तो उसे गलतफहमी हुई है। मैं तो पहले बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। अरे यार, मैं बस परीक्षा नहीं देना चाहता था। आलसी होने की आदत पड़ गई थी। मुझे आजाद जिंदगी पसंद है। राजकुमारी जी, आपने देखा, वो ऐसा ही इंसान है। क्या तुम अब भी उसे अपना पति बनाना चाहती हो? हाँ, अपनी शर्त बताओ। क्या शर्त जिससे तुम उसे छोड़ दो? मैं उसकी मुख्य पत्नी हूँ, तुम उसकी रखेल हो। बेशर्मी, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं रखेल कैसे बन सकती हूँ? मैं एक पत्नीत्व में विश्वास रखता हूँ। तीसरी महिला को पालने से इनकार करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। चुप रहो। मेरा और गुझाओ का रिश्ता तय है। जल्द ही शादी हो जाएगी। भले ही तुम राजकुमारी हो, लेकिन तुम किसी और के पति को छीन नहीं सकती। अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। वह अभी तक तुम्हारा पति नहीं है। चलो, मेरे पिता से मिलने चलते हैं। 3 दिन बाद शादी हो जाएगी। तुम्हारे पिता ने राहत अनाज का निजी इस्तेमाल किया है। पेई जी ने पहले ही उन्हें हटाने के लिए किसी को भेजा है। उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। अगर इस समय मैं सम्राट से फिर से बात करूं कि मजिस्ट्रेट लिन राहत कार्यों में विफल रहे हैं, तो तुम अंदाजा लगाओ मजिस्ट्रेट लिन का क्या होगा। अरे मैं कहता हूँ देवियों, क्या हमें अभी टिड्डी दल की समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए? ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं सुनना चाहती हूँ तुम टिड्डी दल को कैसे नियंत्रित करोगे? इस टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए निंगझाओ के सभी लोगों को इन टिड्डियों को खाना होगा। शायद ये काम नहीं करेगा। प्राचीन काल से ही टिड्डी दल को दैवीय आपदा माना जाता रहा है। लोग टिड्डियां खाने से डरते हैं। उन्हें डर है कि इससे उन पर दुर्भाग्य आ सकता है। इसी वजह से हमें किसी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए ढूंढना होगा।
मैं टिड्डियाँ कैसे खा सकती हूँ? नहीं, मैं शाही परिवार से हूँ। मैं टिड्डियाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आपकी सोच छोटी है राजकुमारी। क्या आप टिड्डियाँ खा रही हैं? आप तो पूरा साम्राज्य खा रही हैं। साम्राज्य? ये लोगों का दिल है। मैं ये कैसे भूल गई? गू झाओ वाकई एक महान बुद्धिमान व्यक्ति है। मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की। ठीक है, मैं राजकुमारी के रूप में आगे बढ़कर खाऊंगी। चिंता मत करो राजकुमारी, तब तक मैं निंगझाओ के अधिकारियों को आपके साथ खाने के लिए कहूंगा। इस तरह हम निंगझाओ में टिड्डियाँ खाने की प्रथा को बढ़ावा दे सकते हैं। आपकी बात छोड़ो, भले ही मेरे पिता आदेश दे, शायद ये अधिकारी विभिन्न बहानों से टाल मटोल करेंगे, टिड्डियाँ खाना नहीं चाहेंगे। चिंता मत करो, मेरे पास उन्हें टिड्डियाँ खिलाने का अपना तरीका है। उन्हें टिड्डियाँ खिलाने का। कौन? हे भगवान, यह मुझे मारने वाला है। क्या कोई कानून नहीं है? मेरे दादा को मारना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। राजकुमारी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। इसे तुरंत मजिस्ट्रेट के कार्यालय ले जाओ। जी हाँ। अरे रुको, मुझे उससे 2 बातें करने दो। कैसा लगा? मेरा ये स्प्रे कितना शक्तिशाली है ना? बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा? नहीं बताओगे, है ना? मेरे पास अपना तरीका है, तो मैं तुम्हें ही दूसरों के लिए एक सबक बनाऊंगा। मजिस्ट्रेट साहब ने हमें सूचित किया था कि राहत कार्यों पर चर्चा के लिए कार्यालय आना है। यह अभी भी आंगन में क्यों है? और एक बड़ा बर्तन क्यों रखा है? शायद आज राहत कार्य की चर्चा एक बार में पूरी नहीं होगी। मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे लिए भोजन तैयार किया होगा। हो सकता है। मजिस्ट्रेट लिन यह क्या कर रहे हैं? आंगन में बड़ा बर्तन क्यों रखा है? यह मेरा विचार है, इसका लिन अंकल से कोई लेना देना नहीं है। गू झाओ, तुम फिर क्या करने वाले हो? कोई लिन हवेली में घुस गया था। मजिस्ट्रेट लिन की हत्या के इरादे से वो व्यक्ति पकड़ा गया है। आज हम उसे सबके सामने ये बताने पर मजबूर करेंगे कि उसे किसने भेजा था। आप सभी, आज मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है आपदा राहत के मामले पर चर्चा के लिए। लेकिन इससे पहले हमें हत्यारे से पूछताछ करनी होगी। कोई है? हत्यारे को अंदर लाओ। अरे, क्या तुम अभी भी नहीं बताओगे? अभी भी नहीं बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा था? ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे पास तुम्हें बुलवाने का एक तरीका है। जानते हो ये क्या है? अब मैं तुम्हें इसमें फेंकने वाला हूँ। नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं। देखते हैं तुम बताते हो या नहीं। मैं बताऊंगा। छी, इतनी जल्दी बता दिया। मज़ा नहीं आया। मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर और टिक पाओगे। बताओ, कौन था? तुम्हें किसने भेजा है? गवर्नर पेई ने भेजा था। मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था। ओह, हम गवर्नर पे ऐसा कैसे कर सकते हैं? गू झाओ, तुम जैसे छोटे आदमी पर हाथ उठाएंगे? मुझे लगता है ये हत्यारा तुम ही हो, जिसे तुमने खुद ही भेजा है। मकसद गवर्नर पेई को बदनाम करना है। कोई है? गू झाओ को पकड़ लो। क्या तुम सब बहरे हो गए हो? मैंने कहा गू झाओ को पकड़ लो। यह मजिस्ट्रेट का कार्यालय है। मैं ही मजिस्ट्रेट हूँ। हम? चाचा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप वित्त मंत्रालय के अधिकारी है। यह निंगझाओ है। निंगझाओ के मामलों में आपकी दखलंदाजी नहीं चलेगी। गवर्नर पेई, आपने गुझाओ की हत्या के लिए किसी को क्यों भेजा? मजिस्ट्रेट लिन, सिर्फ इस आदमी के कुछ भी कहने पर आप मान लेंगे कि मैं गुझाओ को मारना चाहता था। हाँ, यह तो एक बहुत बड़ा मजाक है। मैं एक गवर्नर होकर गुझाओ जैसे छोटे आदमी को क्यों मारूंगा? मुझे एक वजह बताओ। वजह मेरे पास जरूर है, क्योंकि तुम मुझसे डरते हो कि मैं सच में टिड्डी दल को खत्म कर दूंगा और तुम आपदा पीड़ितों को भड़का नहीं पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम एक गवर्नर पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगा। कोई है? गुझाओ को तलवारों से काट डालो। अगर तुम मुझे अभी मारते हो तो ये साबित हो जाएगा जो कुछ मैंने अभी कहा। निंगझाओ के गवर्नर पेई जी टिड्डी दल का इस्तेमाल करके मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं और उनके मन में विद्रोह है। रुको, हम गुझाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? गवर्नर पेई जरूर मुझे मारने की हिम्मत करेंगे, बस अभी सही मौका नहीं है। हत्यारे ने गवर्नर पेई का नाम लिया। अगर इस मामले का गवर्नर पेई से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नर पेई को तो साबित करना चाहिए था, ना कि मौके का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहिए था। साबित करें कि मैं मदद कर रहा हूँ मजिस्ट्रेट लिन को टिड्डियों के प्रकोप से निपटने में, और इस नियंत्रण का असर दिखना शुरू हो गया है। अगर इस समय कोई मुझे मारना चाहता है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो मुझे टिड्डियों के प्रकोप से निपटने से रोकना चाहता है। वो आपदा पीड़ितों का इस्तेमाल करके परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। अरे गवर्नर पेई, अगर आप संदेह से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको नेतृत्व करना चाहिए और टिड्डियों के प्रकोप से निपटना चाहिए। बहुत खूब गवर्नर पेई, आप निंगझाओ के गवर्नर के रूप में आपको टिड्डियों के प्रकोप से निपटने में मदद करनी चाहिए, लेकिन आप गुप्त रूप से बाधा डाल रहे हैं।
मुझे संदेह करना होगा कि गवर्नर पेई का कोई और मकसद है। हाँ, क्या यह सिर्फ टिड्डियों के प्रकोप से निपटना नहीं है? मैं गवर्नर स्वाभाविक रूप से तैयार हूँ। बहुत खूब, चूंकि गवर्नर पेई तैयार है टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए, तो उन्हें एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और टिड्डियां खाना शुरू करना चाहिए। हम गू झाओ, टिड्डे जहरीले होते हैं। आप गवर्नर पेई को टिड्डे खिला रहे हैं, क्या यह उन्हें जहर देना नहीं है? क्या आप भूल गए? आपने भोज में क्या कहा था? टिड्डे जहरीले नहीं होते। अगर कुछ टिड्डे जहरीले नहीं भी हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से टिड्डे जहरीले हैं और कौन से नहीं? अगर गवर्नर पेई गलती से जहरीले टिड्डे खा लेते हैं, तो यह उन्हें जहर देने जैसा होगा। बात तो सही है, सही कह रहे हैं। पहचानना मुश्किल है कि टिड्डे जहरीले है या नहीं। अगर गलती से खा लिया तो जान का खतरा हो सकता है। मुझे भी लगता है कि टिड्डे खाना ठीक नहीं है। टिड्डी दल एक प्राकृतिक आपदा है। यह स्वर्ग को नाराज करने जैसा है। यह स्वर्ग की ओर से हम पर सजा है। टिड्डे खाने लायक नहीं है। अरे, आपका मतलब है कि वर्तमान महाराज ने स्वर्ग को नाराज किया है, इसलिए टिड्डी दल आया है? बिल्कुल नहीं। महाराज एक महान और बुद्धिमान शासक है। वह स्वर्ग को कैसे नाराज कर सकते हैं? गवर्नर पेई, आप क्या सोचते हैं? गू जाओ बस। लिन चेंगेन का पाला हुआ कुत्ता मात्र। मैंने उसे खत्म करने के लिए हथियारे भेजे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे काट लेगा। लिन चेंगेन बस मुझे विद्रोह का आरोप लगाना चाहता है। अभी सही समय नहीं है। मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता कि लिन चेंगेन को कोई सबूत मिले। राहत कार्य, यह हमारा कर्तव्य है। जब तक निंगझाओ के लोग खाने के लिए अनाज पाते हैं, भले ही टिड्डे जहरीले हों, यह गवर्नर पेई भी कोशिश करने को तैयार है। बहुत खूब। ये कौन है? गवर्नर पेई, निंगझाओ के लोगों के लिए बलिदान देने की आपकी भावना इस राजकुमारी को प्रभावित करती है। निंगझाओ के मजिस्ट्रेट लिन चेंगेन राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। सब उठ जाओ। धन्यवाद राजकुमारी। मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी। कृपया राजकुमारी मुझे क्षमा करे। गवर्नर पेई निंगझाओ के लोगों के लिए टिड्डे खाने में आगे बढ़ने को तैयार है। यह इस राजकुमारी को प्रभावित करता है। ये राजकुमारी इस बार निंगझाओ आई है भी इसलिए कि निंगझाओ की आपदा की स्थिति का जायजा ले सके। चूंकि टिड्डे खाना अगर टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है, तो मैं राजकुमारी गवर्नर पेई के साथ खाऊंगी। राजकुमारी, आप शाही परिवार से हैं। टिड्डियां बिल्कुल न खाएं। क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए मुझे नेतृत्व करना होगा। मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ खाना चाहेगा। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। राजकुमारी, मैं लियू शेंटी तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो मजिस्ट्रेट लिन से कहे व्यवस्था करें। आज ही टिड्डियां खाएं। लोगों को देखने के लिए बुलाएं। जी। अरे, सभी बड़े अधिकारी एज। अरे, टिड्डियान, यह क्या करने वाले एज? यह सब कैसे एक साथ बंधे हुए एज? क्या वे इन्हें खाने वाले एज? यह क्या करने वाले एज? अरे बाप रे, उन्होंने खा लिया। उन्होंने टिड्डियां खा ली। क्या टिड्डियां नहीं थीं एक प्राकृतिक आपदा? क्या टिड्डियां खाई जा सकती है? यह कैसे खाया जा सकता है? टिड्डी प्रकोप ये स्वर्ग का दंड नहीं है और टिड्डियां अखाद्य भी नहीं है। जब तक हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे, हम निश्चित रूप से इस टिड्डी दल के प्रकोप को रोक पाएंगे। राजकुमारी, हजारों नजारों साल जिए। गूझाओ की मदद से लोगों का दिल जीतना इतना आसान है। सोचा नहीं था कि राजकुमारी निंगझाओ आ गई है, और मुझे पता भी नहीं चला। अरे पिताजी, बस एक राजकुमारी ही तो है, चिंता की क्या बात है? वो कोई बड़ी उथल पुथल नहीं मचा सकती। मुझे डर है कि वह मेरे काम बिगाड़ देगी, इसलिए मैंने याचिका दायर की थी कि अदालत लिन चेंगेन को दंडित करे राहत सामग्री के गबन के लिए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। शायद यह राजकुमारी ही है जिसने यह सब किया है। लिन चेंगेन के पास अब राजकुमारी का समर्थन है, तो वह मुझे और भी नजरअंदाज करेगा। इसमें क्या मुश्किल है? किसी को भेजकर राजकुमारी को मरवा दो। बेकार आदमी। हमने पहले ही गुजाओ की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। इस समय और राजकुमारी की हत्या के लिए लोग भी भेजे। क्या आप अभी विद्रोह करना चाहते हैं? पिताजी, क्या ऐसा है कि दरबार को पहले ही कुछ पता चल गया है? मैं विद्रोह करना चाहता हूं, इसीलिए उन्होंने राजकुमारी को निंगझाओ भेजा मुझे गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए। वेनवु, तुम अभी राजकुमारी की निगरानी के लिए लोग भेजो। अगर जरा भी कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत मुझे बताओ। जी पिताजी। मैं लियू शेंटी राजकुमारी को प्रणाम करता हूँ। खून चापलूसी करना भी नहीं आता, तुम बस यहीं तक हो। तुमने किसे देखा है जो चापलूसी करने खाली हाथ आता है? सब बड़े छोटे थैले लेकर आते हैं। अरे तुम तो कमाल हो, एक नाश्ता भी तैयार नहीं किया, इसलिए तो राजकुमारी तुम्हें भाव नहीं दे रही है। छी। अरे राजकुमारी कहाँ जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या इससे तुम्हें कोई मतलब है? एक कप चाय पी लो।
500 चांदी के सिक्के। तुम लड़के, तुम तो कमाल हो, काफी समझदार हो। मैं राजकुमारी के साथ मुर्गा लड़ाई देखने जा रहा हूँ। अरे राजकुमारी छाता पकड़े हुए हैं। मुर्गा लड़ाई? अरे मेरा इंतजार करो। शाबाश, उसे चोंच मारो। हाय, उसे चोंच मारो। शाबाश, हमला करो। ओह, कितना बेवकूफ है। जल्दी से बचो। ओह राजकुमारी, यही है मुर्गा लड़ाई। कैसा लगा? मजेदार है ना? मैंने बस इसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं था। ये तो काफी मजेदार लग रहा है। अगर राजकुमारी को पसंद है तो हम एक आयोजन करेंगे, मुर्गा लड़ाई प्रतियोगिता। हम नहीं राजकुमारी, आप ऐसी चीजों में लिप्त होकर अपना ध्यान भंग न करें। मैं और गू झाओ बस यूं ही घूमने निकले थे। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे पीछे आने की? राजकुमारी, आप शाही परिवार से हैं। आप कैसे इन बाजारू लोगों के साथ घुल मिल सकती हैं? ये शाही गरिमा के खिलाफ है और आप मुर्गा लड़ाई जैसी तुच्छ चीजों में लिप्त नहीं हो सकती। राजकुमारी, कृपया मेरे साथ वापस चलें। यू शेंटिंग, तुम्हें किसने कहा कि मुर्गों की लड़ाई नीच काम है? क्या तुम्हें नहीं पता कि महल में भी मुर्गों की लड़ाई लोकप्रिय है? मुर्गों की लड़ाई बस एक मनोरंजन है। ये तुम्हारे वेश्यालय जाने से तो कहीं ज्यादा सभ्य है ना? गू झाओ, बकवास मत करो। मैं एक सम्मानित सरकारी अधिकारी हूँ। मैं वेश्यालय कैसे जा सकता हूँ? अरे तुम इतने परेशान क्यों हो? वेश्यालय जाते हो तो जाते हो, पुरुष समझते हैं। आखिरकार तुम अविवाहित हो। अगर तुम वेश्यालय नहीं जाते तो क्या तुम अपनी 5 उंगलियों पर निर्भर करते हो? आओ। तो तुम आमतौर पर क्या करते हो? मैं राजकुमारी के नाम पर मुर्गों की लड़ाई का आयोजन करूंगा। विजेता को 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। बस बात बदलने की कोशिश कर रहा है। हूँ राजकुमारी, इससे शाही नाम को नुकसान होगा। कृपया राजकुमारी गू झाओ की बातों पर ध्यान न दें। गू झाओ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरी राजकुमारी के नाम पर मुर्गों की लड़ाई का आयोजन करो। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मेरे राजकुमार बनो। राजकुमारी, मैं राजकुमारी। 3 दिन बाद मेरे पिता हमारे लिए शादी का आयोजन करेंगे। तब तक कृपया राजकुमारी हमारी शादी की गवाह बने। 3 दिन बाद? इतनी जल्दी? हम 3 दिन बाद ही तुम्हारी शादी है। वो अभी तक नहीं है। तुम्हारा पति। मुझे राजकुमारी पर विश्वास है। निश्चित रूप से वो बदनामी नहीं लेना चाहेंगी किसी और के पति को छीनने की, है ना? यह निश्चित नहीं है। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। खांसी खांसी खांसी। अरे गर्मी है, प्यास लगी है। चलो पहले चाय पीते हैं। मुझे ये बात बतानी होगी। राजकुमारी को शाही गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शाही गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे उम्मीद है कि पेई जी आज के नाटक पर विश्वास करेंगे। पेई जी आज के नाटक पर विश्वास करेंगे। इस तरह निंगझाओ का टिड्डी दल का प्रकोप ठीक किया जा सकता है। गू झाओ, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? हमेशा घुमा फिरा कर बात करते हो। मैं राहत अनाज के बदले टिड्डियां खरीद रहा हूँ। लोगों को टिड्डियां खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। वो तो बस एक अस्थायी उपाय है। इस टिड्डी दल के प्रकोप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें टिड्डियों के प्राकृतिक दुश्मनों पर निर्भर रहना होगा। टिड्डियों के प्राकृतिक दुश्मन? बिल्कुल, हमें उन पर निर्भर रहना होगा जो टिड्डियां खाते हैं। मुर्गियां, बत्तखें और हंस। मैं भारी इनाम के साथ मुर्गा लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित करूंगा ताकि बड़ी संख्या में लड़ाकू मुर्गों को इस निंगझाओ में लाया जा सके। तभी टिड्डियां पूरी तरह से खत्म होंगी। महाराज, मुझे खबर मिली है कि राजकुमारी सु युन्याओ अपनी मर्जी से निंगाओ गई है और उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे शाही परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। दूसरे बेटे को शाही अध्ययन कक्ष में बुलाओ। जी हुजूर। यह बेटा महाराज को प्रणाम करता है। युन्याओ कहाँ गई है? क्या युन्याओ महल में नहीं है? हाल ही में यह बेटा अस्वस्थ था और महल में ही आराम कर रहा था। मैंने युन्याओ को नहीं देखा। दूसरे भाई, तुम और युनो हमेशा साथ रहते हो। वह महल से बाहर निकली, क्या तुम्हें पता नहीं होगा? मुझे लगता है यह दूसरे भाई ने युन्याओ को निंगझाओ भेजा होगा। तीसरे बेटे, युन्याओ के महल से बाहर जाने के बारे में मुझे सच में नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले मैंने युन्याओ को कहते सुना था कि टिड्डियों का प्रकोप है। मुझे बस इतना पता है कि वह हमेशा निंगझाओ की आपदा के बारे में सोचती रहती है। दूसरे बेटे, तुम वापस जाकर आराम करो। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, युन्याओ हमेशा दूसरे भाई की बात मानती है। इस बार
यह निश्चित रूप से दूसरा भाई ही है जिसने युनियाओ को निंगझाओ भेजा है। अगर यह सच में टिड्डियों के प्रकोप के लिए है तो युनियाओ के लिए यह मुश्किल होगा। मैं निंगझाओ के मजिस्ट्रेट लिन से कहूंगा कि युनियाओ का अधिक ध्यान रखें। इस मामले को अब और मत उठाओ। जी पिताजी। निंगाओ के गवर्नर पेई जी मेरा आदमी है। तुम सु युनियाओ को निंगाओ भेजना चाहते हो, यह साफ तौर पर मेरे खिलाफ साजिश है। दूसरे भाई, मैं सलाह दूंगा कि तुम बीमारी का इलाज करो, शायद तब तक जीवित रह पाओगे जब तक मैं सिंहासन पर न बैठ जाऊं। तीसरे भाई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह पेई पिछले राजवंश का हारा हुआ सेनापति है और उसके पास भारी सेना है। अब वह निंगझाओ की रक्षा कर रहा है। अगर उसके मन में कोई बुरा विचार है तो इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। दूसरे भाई, तुम कम चिंता करो मेरे मामलों की, तुम बेहतर सोचो। अगर निंगाओ में टिड्डी दल का प्रकोप हो और हर जगह भूख से लोग मरने लगे तो तुम कैसे लिन चेंगेन को बचाओगे? मैं और दूसरा भाई एक ही माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरे भाई की तबीयत हमेशा खराब रहती है। शायद वो सिंहासन संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर यह सिंहासन तीसरे भाई के हाथ में चला गया तो मुझे और दूसरे भाई को शायद अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सु युनियाओ, अब घुमा फिरा कर बात मत करो। तुम बस अपनी जान बचाना चाहती हो, महारानी बनना चाहती हो। मैं तुम्हें सहयोग दूं क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। तुम सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने जो कहा था कि स्त्री पुरुष समान है, उसी से मुझे यह विचार आया कि मैं महारानी बनूं। मैं तुम्हें सहयोग दूं यह असंभव नहीं है, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। एक शर्त कि मैं राजकुमारी का पति नहीं बनूंगा। क्या मैं राजकुमारी तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार करता हूँ लिन चिंगवू से। ठीक है, मैं राजकुमारी तुम्हें वचन देती हूँ। राजकुमारी, आप ऐसे मजाक नहीं कर सकती। राजकुमारी, मैं गु झाओ से शादी करने वाली हूँ। कृपया राजकुमारी भविष्य में अपनी सीमा में रहें ताकि लोग हंसे नहीं। तुम दोनों की शादी 3 दिन बाद है। क्या ये बाहरी लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ एक नाटक नहीं है? बेशक नहीं, 3 दिन बाद मैं गु झाओ से शादी करने वाली हूँ। इधर आओ। मजाक कर रहे हो क्या? हमने तब तय नहीं किया था क्या कि यह सब दूसरों को दिखाने के लिए है? पेई जी को नहीं पता चलना चाहिए मेरा मकसद क्या है। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बेशक नहीं। तुम चाहते हो? अभी निंगझाओ में टिड्डियों का प्रकोप है और तुम्हारे पिता निंगझाओ के मजिस्ट्रेट लिन हैं। हम इस समय शादी नहीं कर सकते। लिन चिंगू को जरूर लग रहा होगा कि राजकुमारी मुझे छीनना चाहती है। वो बेचैन है, चाहती है कि हम अपने रिश्ते को पक्का कर लें। तो ऐसे मैं आज ही लिन अंकल को सगाई का पत्र दूंगा अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए। जब टिड्डियों का प्रकोप खत्म हो जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। तुम्हें कैसा लगा? तो जैसा तुम कहो। लिन अंकल। अगर चिंगवू से शादी करनी है तो पहले ढोलन गाड़े बजाने होंगे, दहेज और शादी का पत्र भेजना होगा। तुम सिर्फ शादी का पत्र भेज रहे हो, क्या तुम दामाद बनकर रहना चाहते हो? अरे लिन अंकल, मैं हमेशा से लिन हवेली में रहता हूँ। दामाद बनने में कोई हर्ज नहीं। अमीर और शक्तिशाली ससुर, खूबसूरत और अमीर पत्नी, सिर्फ बेवकूफी घर जमाई नहीं बनेगा। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अरे हाँ, तो मैं चिंगवू को तुम्हें सौंपता हूँ। टिड्डी दल के जाने के बाद मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। धन्यवाद ससुर जी। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, तीसरे राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमारी युनियाओ को मार डालो। तीसरे राजकुमार चाहते हैं कि हम राजकुमारी को मार डालें। बुए सम्राट की तबीयत ठीक नहीं है। वह निश्चित रूप से मरने से पहले मुझे इस बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाना चाहेंगे। राजकुमारी का निंगझाओ आना शायद इसी काम के लिए है। राजकुमारी बिना सेना के आए हैं, चिंता की क्या बात है? लिन चेंगेन दूसरे राजकुमार के पक्ष का आदमी है। राजकुमारी का आना दूसरे राजकुमार के आने का प्रतीक है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। हम राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकते। हमें अभी और इंतजार करना होगा। जब हर जगह भूख से लोग मर रहे होंगे तभी हमारा जब विद्रोह शुरू करने का समय आएगा। पिताजी सही कह रहे हैं। गु झाओ का क्या? वो मुर्गों की लड़ाई का मुकाबला करवा रहा है। कहता है राजकुमारी को पसंद है। राजकुमारी को खुश करने के लिए मुझे लगता है ये गु झाओ राजकुमारी का पति बनना चाहता है।
हजारों सोने के सिक्के खर्च करने से भी नहीं हिचकिचा रहा है, यह मुर्गों की लड़ाई का मुकाबला करवाने के लिए। मुझे पहले चिंता थी कि उसमें सच में योग्यता है कि वह टिड्डी दल की समस्या हल कर सकता है। अब लगता है यह सब बस राजकुमारी को खुश करने के लिए दिखावा मात्र है। पिताजी सही कह रहे हैं। हाल ही में इस निंगझाओ शहर में बहुत सारे बाहरी लोग मुर्गों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। पूरे निंगझाओ शहर में मुर्गों की आवाजें गूंज रही हैं। और हाँ, तुम्हारी और लिन छिंगवू की शादी होने वाली है। लिन हवेली ने ढेर सारे बत्तख और हंस तैयार किए हैं। तुम लोग आखिर कितने लोगों को आमंत्रित करने वाले हो? जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। पर इतने सारे बत्तख और हंस खरीदने की क्या जरूरत है? अरे ये तुम्हें नहीं पता होगा, बत्तख और हंस भी जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। गुजाओ, आप भूले तो नहीं होंगे कि आपने सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आप भूले तो नहीं होंगे कि आपने सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजकुमारी को प्रणाम। गवर्नर पे, क्या आप भी मुर्गे की लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं? मैं आपका विनम्र सेवक। सुना है राजकुमारी को पसंद है, इसलिए विशेष रूप से मनोरंजन के लिए मुर्गे लेकर आया था। मुझे गुजाओ को देखकर आश्चर्य हुआ, इसलिए मैंने गुजाओ को याद दिलाया कि वह मुर्गे की लड़ाई में इतना न डूबे और सैन्य शपथ पत्र को न भूले। सैन्य शपथ पत्र? गुजाओ ने सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगर वह टिड्डी संकट को ठीक नहीं कर पाया तो वह अपनी जान देकर माफी मांगेगा। ऐसी बात भी है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई टिड्डी संकट को ठीक कर सकता है। गुजाओ, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आपकी जान बचाऊं, इसलिए आप मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? बेशक नहीं, मुझे तो बस मुर्गे की लड़ाई देखना पसंद है। तो ठीक है, मैं आपको नहीं बचाऊंगी। मैंने सुना है आप और लिन छिंगवू शादी करने वाले हैं। मुझे नहीं लगा था कि गवर्नर पेई को भी इस बारे में पता होगा। लगता है गवर्नर पेई मेरी बहुत परवाह करते हैं। मजिस्ट्रेट लिन ने बड़े धूमधाम से और भारी कीमत चुकाकर दूसरी जगह से कई बत्तखें और हंस खरीदे। मैं गवर्नर होने के नाते यह जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बुलाना नहीं चाहते? अरे बिल्कुल नहीं, कोई भी कम हो सकता है लेकिन गवर्नर पेई नहीं। मेरी शादी में मैं निश्चित रूप से गवर्नर पेई का स्वागत करूंगा। ठीक है। चचेरी बहन, तुम गुजाओ से शादी नहीं कर सकती। चचेरी बहन, इतने सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बस तुमसे एक मौका चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो। चचेरे भाई, मेरी और गुजाओ की शादी तय हो चुकी है। कृपया चचेरे भाई अपनी मर्यादा में रहें। आज की बातें मैंने सुना ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं गुजाओ से बेहतर नहीं? तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हो। आजकल लोग लुक को ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्त, तुम्हारे इस लुक के साथ अगर तुम बार बुक भी कर लो तो भी तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। गुजाओ, तुम जैसे आवारा आदमी को मेरी चचेरी बहन से शादी करने का क्या हक है? इस हक से कि मैं 7 कदम में कविता रच सकता हूँ। राजकुमारी के सामने अपनी थोड़ी इज्जत बचा लो, कहीं तुम्हारा करियर खतरे में न पड़ जाए। राजकुमारी को प्रणाम। मैंने अभी राजकुमारी को देखा ही नहीं। वित्त मंत्रालय का अधिकारी होकर कितनी शर्म की बात है। राजकुमारी, मुझे माफ करें, मैं भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। उठो, वे सब चले गए। गवर्नर पेई, मुझे क्या करना चाहिए? घबराओ मत। राजकुमारी को इस मामले के कारण तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन गुजाओ बहुत संकीर्ण सोच वाला है। यह निश्चित नहीं है कि गुजाओ राजकुमारी के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। तुम दोनों प्रतिद्वंद्वी हो। अगर ऐसा है, गुजाओ, अगर वो नहीं होता तो मेरी चचेरी बहन मेरी होती। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। गुजाओ को मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस काम में। यह एक अच्छी चीज है, बस थोड़ा सा, और यह किसी को बिना किसी को पता चले मार सकता है। क्या तुम गुजाओ को मारना नहीं चाहते? बस चुपके से गुजाओ के खाने में कुछ बूंदे डाल दो। गुजाओ चुपचाप खत्म हो जाएगा। लिन छिंगवू प्रतिभा और सुंदरता दोनों में परिपूर्ण है। उसे खोकर तुम्हें जीवन भर पछतावा होगा। अच्छे से सोच लो। गुजाओ, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। गुजाओ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो तुम्हें दोष दो कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया। यह नक्शा खजाने की जगह चिन्हित है। क्या यह खजाने का नक्शा है?
तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया था। दूर जाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जब तक तुम चिंगू से शादी नहीं करते, तुम कोई भी मांग कर सकते हो। बैठो। अगर मैं नहीं गया तो उसे जरूर शक होगा। चाय पियो। मुझे प्यास नहीं है। गू झाओ, अगर तुम सहमत नहीं होते तो मैं तुम्हें और चिंगू चचेरी बहन को केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में चिंगू चचेरी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। चिंता मत करो, चिंगू मेरी पत्नी है। हमारे मामलों के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। नक्शा वाकई ले लिया गया है, लियू शेंटिंग। अगर कुछ भी होता है तो मुझे दोष मत देना। आखिरकार मुझे तुम्हें चारा बनाना है। ये यही है। यह एक खाली घर जैसा लगता है। क्या सोना यहाँ छिपा है? मैं अभी भी गवर्नर पेई का कर्जदार हूँ। हजारों स्वर्ण बस इसी खजाने पर भरोसा है। मेरे साथ अंदर आओ। रुको, क्या आप लोगों ने सुना? लोहा पीटने की आवाज। ऐसा नहीं हो सकता। यह जगह तो ऐसी दिखती है जैसे यहाँ कोई रहता न हो। यहाँ लोहा पीटने की आवाज कैसे आ सकती है? मुझे अभी शायद सुनाई दिया। चलो अंदर जाकर देखते हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं वित्त मंत्रालय का अधिकारी हूँ। जल्दी से अपनी तलवारें नीचे रखो। लियू अधिकारी, आप यहाँ कैसे? ओह, तो ये पेई जी है। तो लगता है ये सब एक गलतफहमी थी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्या वह भी खजाने की तलाश में आया है? ओह, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अंदर आकर देखने लगा। पेई जी, क्या आपने सुना? लोहा पीटने की आवाज। लगता है वो उस तरफ से आ रही है। लियू अधिकारी, नाटक मत करो। आप यहाँ आए हैं तो क्या आप सच्चाई जानना नहीं चाहते? जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गवर्नर पेई, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें ले चलता हूँ। जो तुम देखना चाहते हो वो दिखाता हूँ। निजी तौर पर हथियार और कवच बनाना। तुम लोग क्या विद्रोह करना चाहते हो? इन्हें पकड़ लो। तुम देखना नहीं चाहते थे? ठीक है, तुम्हें जी भर के देखने देता हूं। तुम्हें भी महसूस करने देता हूं लोहे से पीटे जाने का स्वाद। इन्हें ले जाओ। शाही अधिकारी लियू लापता हैं। अब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है। शहर से बाहर निकलना मना है। शहर में सभी मनोरंजन गतिविधियां पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। लेकिन हम तो बाहर से आए एच प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अगर हम शहर से बाहर नहीं निकल पाए तो हम क्या करेंगे? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं खास तौर पर आया था। अब शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। जो सामान मैं लाया था उसका क्या होगा? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? पूरे शहर में कर्फ्यू है। जल्दी चलो चलो। देखो देखो, अरे ये जल्दी करो। क्या तुम्हें यकीन है वे सच में तुम्हें मुर्गे बेच देंगे? शहर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। उन्हें निंगझाओ से बाहर न जाने दो। तब तक वे जरूर घबरा जाएंगे। मैं कम दाम पर उनके मुर्गे खरीद लूंगा। धोखेबाज व्यापारी। पिताजी, जांच के बाद लियू शेंटिंग जिद कर रहा है कि गू झाओ को जहर देने के बाद गू झाओ के कमरे में खजाने का नक्शा मिला था। खजाने की जगह वही है जहां हम कवच और हथियार बनाना चाहते हैं। लगता है लियू शेंटिंग गुजाओ के जाल में फंस गया है। पिताजी, मैं नहीं समझा। मैंने गुजाओ को कम आका। वह हमारे हाथों से लियू शेंटिंग को हटाना चाहता है। वह नक्शा भी गुजाओ ने ही जानबूझकर लियू शेंटिंग को दिखाया था। वह जानता था कि लियू शेंटिंग को पैसे की जरूरत है। वह निश्चित रूप से खजाने की जगह पर जाएगा देखने के लिए। तो गू झाओ को कैसे पता चला होगा कि वो हमारी कवच बनाने और हथियार बनाने की जगह है? मुझे भी आश्चर्य है कि उसे कैसे पता चला। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? पिताजी, मैं अभी गू झाओ को पकड़ कर लाता हूँ। पूछने पर पता चल जाएगा। अगर तुम गए तो लिन छेंगेन की चाल सफल हो जाएगी। मैं समझ गया। शायद यह सब लिन छेंगेन की चाल है। लियू शेंटिंग का उपयोग करके निंगझाओ शहर को बंद करना। इस तरह वे हमारे विद्रोह के सबूत ढूंढ सकते हैं। लिन छेंगेन जानता है कि हम विद्रोह करने वाले हैं। तीसरे राजकुमार ने मुझे राजकुमारी को मारने के लिए कहा। शायद राजकुमारी एक गुप्त आदेश के साथ निंगझाओ शहर आई थी। जहां तक लियू शेंटिंग की बात है,
वह भी राजकुमारी का सहयोग कर रहा है। उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे अभी विद्रोह करने के लिए मजबूर करना। अधिक से अधिक अभी विद्रोह कर दो। अभी लोगों का समर्थन हमारे साथ नहीं है। विद्रोह कैसे करें? मैं चाहता हूं कि ये लाखों पीड़ित लोग मेरे लिए काम करें। ठीक है। गु झाओ का क्या हुआ? इन दिनों शहर बंद है। बाहर से आए लोग मुर्गा लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गु झाओ से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। गु झाओ भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उसने काफी पैसे दिए और उन सभी मुर्गा लड़ाकों को खरीद लिया जो आए थे। गु झाओ की शादी के लिए उसने कई बत्तखें और हंस खरीदे थे। इस बार उसने फिर से खरीदे हैं हजारों मुर्गा लड़ाके। यह उसे कई सालों तक खाने के लिए काफी होगा। तुम कहते हो कि उसने खरीदे हैं हजारों मुर्गा लड़ाके? हाँ, मुझे लगता है कि गु झाओ के पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे होंगे। हजारों सोने के सिक्के भी उसके इस तरह खर्च करने के लिए काफी नहीं होंगे। हजारों मुर्गियां और बड़ी संख्या में बत्तखें और हंस। शहर में इतने सारे जानवर क्यों नहीं दिखाई दिए? यह अच्छा नहीं है। लिन चेंगन वह सबको धोखा दे रहा है। वह इन जानवरों का इस्तेमाल टिड्डियों को खाने के लिए करेगा। इतना बुरा तो नहीं होगा। वेनवू, तुम अभी लोगों को लेकर हमें तुरंत शहर से बाहर जाकर देखना है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो हमें इन मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को मारना होगा। जी पिताजी। हटो, मुझे शहर से बाहर जाना है। गवर्नर पेई, अभी गहरी रात है। शहर से बाहर जाने के लिए मजिस्ट्रेट लिन का आदेश जरूरी है। मैं गवर्नर हूं और सैन्य कार्य पर हूं। तुरंत रास्ता छोड़ो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जाने दो। हिम्मत कैसे हुई? बिना इजाजत जाने देना? क्या जान से हाथ तो बैठोगे? जनरल को प्रणाम। गवर्नर पेई, इन सैनिकों को परेशान करना बंद करें। यह आदेश राजकुमारी ने दिया है। राजकुमारी की इजाजत के बिना कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता। राजकुमारी का निंग झाओ पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजकुमारी का आदेश मैं और मजिस्ट्रेट लिन दोनों मानते हैं। अगर तुम शहर से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें राजकुमारी से अनुमति लेनी होगी, वरना तुम शहर से बाहर नहीं जा पाओगे। अगर मुझे जाना ही पड़े तो मुझे दोष मत देना। हम सब अपने ही लोग हैं, तलवारें क्यों निकालें? पेई जी, मैं जानता हूं तुम क्या करना चाहते हो। बस अफसोस है, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सुनना चाहूंगा। तुम बताओ, मैं शहर से बाहर क्यों जा रहा हूं? क्या तुम्हें डर है कि टिड्डियों का प्रकोप खत्म हो जाएगा? अगर हो सके तो इन सभी मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को मार डालो। हम बकवास। असल में मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने ल्यू शेंटिंग को नहीं पकड़ा होता तो हमारे पास शहर बंद करने का कोई बहाना नहीं होता, और नहीं हम कम दाम पर शहर के अंदर के हजारों लड़ाकू मुर्गों को खरीद पाते। वैसे एक बात पूछूं, ल्यू शेंटिंग कैसा है? तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला? गु झाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पिता को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बड़ों को बात करने दो, बच्चे एक तरफ रहो। मैं ल्यू शेंटिंग से कभी नहीं मिला। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। ठीक है, तुम कहते हो कि तुम नहीं मिले तो नहीं मिले। आज रात हो चुकी है। अगर तुम देखना चाहते हो तो कल बाहर जाकर देखना। हजारों मुर्गियों, बत्तखों और हंसों की सेना टिड्डियों को पहले ही खा चुकी होगी। गु झाओ, मैंने तुम्हें कम आका। टिड्डियां खाना, अनाज के बदले टिड्डियां, ये सब अस्थायी उपाय है। तुमने भारी कीमत चुकाई, राजकुमारी के नाम पर मुर्गा लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित की। बस यही चाहते थे कि दुनिया के सभी लालची लोग अपनी मुर्गियों को निंग झाओ ले आए। वास्तव में एक अच्छी चाल। जब तुम ऐसा कहते हो मुझे अचानक लगता है कि मैं काफी शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते? मैं तुम्हें धन और वैभव का वादा करता हूँ, सुंदरियां भी। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, पैसे का लालची नहीं हूँ। हालांकि थोड़ा रंगीन मिजाज हूँ, लेकिन मेरी पत्नी लिन छिंगवू मुझे संतुष्ट करने के लिए काफी है। अफसोस। चलो। गवर्नर पेई, कृपा करके मेरी जान बख्श दीजिए। मैं बिल्कुल भी खुलासा नहीं करूंगा, जरा सी भी भनक। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं तो यह असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? यह परिचित है ना? मैं चाहता हूं कि तुम यह झर लिन छिंगेन के पानी में डाल दो। वो मेरे चाचा है। ठीक है, लगता है तुम रिश्तों को बहुत महत्व देते हो, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इसे बाहर ले जाओ और तलवारों से काट डालो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा।
यह गोली खा लो, 2 दिनों के भीतर अगर झड़ देने में सफल रहे तो मेरे पास एंटीडोट लेने आना, वरना तुम झड़ से मर जाओगे। चाचा, मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। शिएंटिंग, इन दिनों तुम कहाँ थे? मैंने निंगझाओ शहर को बंद कर दिया था, फिर भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मुझे कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया था। वे मेरे पैसे लूटना चाहते थे। मैंने जिद की कि मेरे पास पैसे नहीं है। आज रात जब वे लापरवाह थे, मैं भाग निकला। मेरे निंगझाओ में ऐसी बातें भी होती है। तुम पहले आराम करो, मैं तुरंत लोगों को भेजकर उन बदमाशों को पकड़वाता हूँ। चाचा जी, मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ, ठीक होने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद चाचा जी। मैं करता हूँ, तुम जाओ। लियो भाई, कुछ काम है? मैं अपने ससुर से मिलने आया था। सोचा नहीं था कि तुम भी यहीं होगे। चलो अंदर चलते हैं। ससुर जी, मैं अभी अभी दरवाजे पर लियो भाई से मिला था। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि यह लियो चचेरा भाई प्यासा होगा, चाय पीना चाहता होगा। लियो चचेरे भाई, अब से हम एक परिवार हैं। पिछली बातों को भूल जाओ। मुझे अभी प्यास नहीं है मामा जी, चूंकि आपको और गुझाओ को कुछ बात करनी है, मैं अब चलता हूँ। अरे लियो चचेरे भाई, मैं तो बस ससुर जी को नमस्ते कहने आया था। नमस्ते कहने आया था। आप ससुर जी से बात करें, मुझे अभी लिन चिंगू से मिलना है। मामा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिएंटिंग, बोलो। अरे लियो चचेरे भाई, मैं आपको बताना भूल गया था। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चिंता के लिए धन्यवाद। क्योंकि उसने पहले ही जहर पी लिया है, मैं अभी पेई जी को सूचित करने जा रहा हूँ और एंटीडोट मांगूंगा। फूफा जी, मैं कल ही राजधानी लौटना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाकर तैयारी करता हूँ। ठीक है। मालिक, मालिक, आपको क्या हुआ? मालिक, पिताजी, लियो शेंटिंग आ गया है। गवर्नर साहब, मैंने आपके आदेशानुसार अपने फूफाजी को जहर दे दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे फूफाजी जहर से मर गए। सच में? मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है। कृपया गवर्नर साहब मुझे जहर का तोड़ दें। उठो। मैं हमेशा से मानता था कि तुम एक होनहार व्यक्ति हो। मैं गवर्नर साहब का अनुसरण करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छे। तुम अपने फूफाजी को मार सकते हो, तो भविष्य में मुझे भी मारोगे। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वेनवू, अपनी टुकड़ी लेकर आओ और तुरंत लिन हवेली को घेर लो। लिन शेंगेन के मरने के बाद लिन हवेली की तलाशी लो। मैं देखना चाहता हूं लिन शेंगेन ने इन सालों में मेरे कितने राज जमा किए थे। जी हाँ। सोचा नहीं था कि मजिस्ट्रेट लिन इतनी कम उम्र में चल बसे। पेई को सच में बहुत दुख हुआ है। तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मेरे पिता को जहर दिया गया था। यह जरूर तुमने किया है। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा। सबूत कहाँ है? गवर्नर पेई, सबूत हमें जल्द ही मिल जाएगा। इतना खुश मत हो। हाँ, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। यह पिछली राजवंश के बचे हुए लोगों से संबंधित है। वेनवू, सामने वाले हॉल में जाकर जांच करो। लिन शेंगेन, इन सालों में तुमने कई बार मेरा विरोध किया। बताओ, तुम आखिर क्या चाहते थे? मेरे पिता को मत छुओ। चिंगवू, शांत रहो। गुझाओ, तुम तो सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। क्या कहते हो? मेरा साथ क्यों नहीं देते? सोचना भी मत। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। कोई है, गुझाओ को पकड़ो। मुझे शक है कि उसी ने झड़ दिया था और मजिस्ट्रेट लिन को मार डाला।
झूठे आरोप लगाना तुम्हें खूब आता है। शेन चांगलान, यह मत सोचना कि तुम्हारे पिता जनरल हैं, तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। पेई जी, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी बेटी को कैसे छूते हो। कोई है? चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे सारे आदमी मैंने निपटा दिए एच। मुझे छोड़ो पिताजी। क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? यह कैसे हो सकता है? पेई जी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये जोखिम उठाओगे, इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी। आज के लिए तुम्हारे फंसने का इंतजार कर रहा था। तुम कह रहे हो कि यह एक चाल था, तो लिन शेंगेन कहाँ है? क्या वह मरा नहीं? कौन कहता है कि मैं मर गया? पिताजी, तुम्हें लगा कि मुझे सच में नहीं पता था। लिू शिएंटिंग को तुमने ही पकड़ा था। गु झाओ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम लिू शिएंटिंग का इस्तेमाल करोगे मुझे मारने के लिए। गु झाओ, तुमने मेरी सारी योजना बर्बाद कर दी। मुझे भी तुमने ही मजबूर किया था। अगर तुम हमेशा नहीं चाहते कि मुझे सजा मिले, अगर उस दिन तुमने मुझे मजबूर न किया होता सैन्य शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, तो मैं कैसे सोच पाता टिड्डियों को मुर्गियों और बत्तखों से खत्म करने का तरीका। पेई जी, दरअसल मैंने बहुत पहले ही देख लिया था कि तुम टिड्डी दल का इस्तेमाल करोगे लोगों को बहकाने के लिए, विद्रोह करने के इरादे से। जब तुम्हारी योजना गुझाओ द्वारा उजागर हो गई तो तुम निश्चित रूप से जोखिम उठाओगे। इसलिए मैंने और गुझाओ ने यह नकली मौत की योजना बनाई। हाँ, यह मेरी ही लापरवाही थी जिसने तुम्हें मौका दिया। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। अगर निंगझाओ में तुम न होते, भले ही लिन शेंगेन ने यह चाल चली हो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यह सब कहने का क्या फायदा? राजकुमारी जी, आपके अधीनस्थ ने राजद्रोह का इरादा रखने वाले सभी मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। कृपया राजकुमारी फैसला सुनाएं। मार डालो। जी। राजकुमारी, आप मुझे मार नहीं सकती। अगर आप मुझे बख्श दे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा। बताओ। यह बात किसी बाहरी को पता नहीं चलनी चाहिए। कृपया राजकुमारी कान लगाइए। हिम्मत कैसे हुई? गु झाओ, तुम आकर सुनो, यह आखिर क्या कहना चाहता है? ठीक है राजकुमारी। पेई जी, अगर तुम राजकुमारी का अच्छे से साथ दोगे तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। सोचा नहीं था कि यह तीसरा राजकुमार नकली निकलेगा। अरे बाप रे, उस समय महारानी सुन ने जो बच्चा पैदा किया था वो मृत था। प्यार पाने के लिए तो उसने सोचा कि नवजात बच्चे का इस्तेमाल करके उसे अपना बच्चा बता दे। और यह पेई जी, जो एक आत्मसमर्पण करने वाला जनरल था, इस बात को जानता था। इसलिए उसने किसी को एक बच्चा ढूंढने के लिए भेजा और उसे सुन हवेली में भेज दिया। ये पेई जी वाकई मरने लायक है। ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझे तुरंत महल वापस जाना होगा और यह बात पिता सम्राट को बतानी होगी। राजकुमारी, महल से खबर आई है, दूसरे राजकुमार की तबीयत बहुत खराब है। आपको तुरंत महल वापस जाना होगा। दूसरा भाई बीमार है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे जल्दी से शाही शहर वापस जाना होगा। गु झाओ, तुम मेरे साथ शाही शहर वापस चलो, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। पिता सम्राट, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। क्या बात है? तुम्हें किसी से मिलवाना है। महाराज, मुझे बख्श दीजिए। उस समय मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। ये सब इस नौकर की मनमानी थी। एक ऐसे लड़के को जिसकी कोई पहचान नहीं थी, तुम्हारे और मेरे असली बेटे की जगह स्थापित कर दिया। महाराज, मैं भी धोखे में थी। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं तो लगभग अपना सिंहासन एक आम आदमी के बेटे को देने वाला था। पिताजी, गुस्सा मत होइए। यून्याओ, तुम्हारा दूसरा शाही भाई शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अच्छा हुआ कि मेरे पास तुम हो, और अब तुम गुझाओ को भी वापस ले आई हो। हाँ, कोई भी आए, कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। बात यहां तक पहुंच गई है तो मैं भी और कुछ नहीं कहूंगा। सही कहा, मैं ये शाही बेटा नहीं हूं, लेकिन इससे क्या फिक्र पड़ता है? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि सब्र करना सीखो। जब मैं सम्राट बनूंगा तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम सब्र क्यों नहीं कर पाए? अगर मैं सम्राट बन जाता तो मैं तुम्हें राजा जरूर बनाता। बेकार चीज। कोई है, जल्दी करो, उसे पकड़ो। बूहे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आसानी से हार मान लूंगा? मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। आज ड्यूटी पर शाही गार्ड में मेरे ही लोग हैं। अब शाही महल मेरे नियंत्रण में है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी मुझे गद्दी सौंप दो। माँ, मैं तुम्हें कभी गद्दी नहीं सौंपूंगा। तुम बस यह उम्मीद छोड़ दो
अरे हाँ, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, दूसरे राजकुमार को मैंने ही जर दिया था। ज्यादा से ज्यादा वह आज रात तक ही जीवित रहेगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम भी बस कुछ ही दिन और जीवित रहोगे। लेकिन यह भी अच्छा है, अगर तुम आज आदेश नहीं देते तो मैं ये खुद लिख लूंगा, शाही मुहर लगाकर, और मैं महाराज बन जाऊंगा। अरे हाँ, हा हा हा। ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हम निंगझाओ से वापस आए हैं? क्या मैं बिना तैयारी के आऊंगा? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है लड़के, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। आज की स्थिति में मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा और तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा। मुझे इस राजा वाजा में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तुम बस अपना समय बर्बाद मत करो। तीसरे राजकुमार, अंदाजा नहीं था, है ना? जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? गू जाओ, हट जाओ। मेरी आंखें। चांसलर कहाँ है? अपनी शादी की रात वो कहाँ चले गए? दुल्हन के कमरे में कोई है। चांसलर ताश खेल रहे हैं। ताश खेल रहे हैं? कितनी हिम्मत है, वो सच में मुझे कुछ नहीं समझते। 6 का जोड़ा चाहिए या नहीं? रुको, उठो उठो। 9 का जोड़ा चाहिए या नहीं? तुम इस 2 के जोड़े से हैरान नहीं हो? अरे, इसे कौन रोक पाएगा? जबरदस्त है ना? चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मैं चलता हूँ। शादी की रात तुम यहाँ ताश खेल रहे हो? नहीं, मैं चांसलर हूँ। मेरी थोड़ी इज्जत रखो। महाराज यहाँ हैं। महाराज, आज मेरी शादी है, कृपया आप इन्हें मुझे वापस कर दे। तो महाराज आप लोगों को सुहागरात में परेशान नहीं करेंगे। छिंगशुंग, महल वापस चलो। जी महाराज, कल मैं महल आऊंगा आपके साथ ताश खेलने। चांसलर, अगर तुम्हें कभी भी लिन छिंगू से परेशानी हो तो मेरे जनरल के घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है। क्या ठीक है? तुम अभी भी छांगलान के पास जाना चाहते हो? सपने में भी नहीं। जल्दी से मेरे साथ सुहागरात मनाने चलो। चलो।